हिंदुस्तान में अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, लेकिन अगर वो पैसा दिखावा बन जाता है तो वो थोड़ी नफरत बन जाती है। से जामनगर, दीज आर ऑल व्हाट इज कंसिडर्ड अ फ्लैशी unnecessary display of wealth that does not fit in culturally with us, and Tatas to their credit have never done that. How do you think कि टाटा को ट्रस्ट कैसे बनाया टाटा ने? उन्होंने कभी भी अपने रईसियत का दिखावा नहीं दिखाया। आई थिंक टाटास उन्होंने हमेशा अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो खुद के लिए नहीं किया, हमेशा देश के लिए किया है। भले वो नमक हो पर देश का नमक, देश का। एंड आई थिंक दैट really help them win. एक कंटेंट क्रिएटर या एक पर्सनल ब्रांड जो है, हाउ कैन दे बिल्ड ट्रस्ट? In content, I always say there are 3 roles. You can either be a friend or an entertainer or a teacher. And it is most important कि आप choose करेंगे इन 3 में से कौन सा रोल आपको अदा करना है। What's your problem with hustle culture? As a new entrepreneur, we have to figure out everything on our own. From creating a website or a digital store, managing our business accounts, and juggling multiple different projects all at once, we need to use 100 different softwares to manage these operations. But not anymore. I found this amazing platform called Odoo, which helps us with all of the above things. You can sell anything digitally, track all your inventory, create invoices, manage your employees, and so much more. Odoo helps you with everything that you need to manage your business online. And you get one app free for a lifetime with free hosting and customer support, and they offer various affordable monthly and yearly plans as well. The flexibility of Odoo is such that apps can be added according to the growth of your company, adding one app at a time as your needs evolve and your customer base when it grows. The best part is no more switching from one software to another. With Odoo, you can manage everything at one place. Imagine getting all your business information no matter where you are in just a single click. Amazing, right? Odoo has the trust of 12 million happy users. You should definitely check out Odoo. The link is in the description below. ये तो हो गई business management की बात. But we also should know कि कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। एंड आज के एपिसोड में हम ये ही सीखेंगे। आज का एपिसोड है विद वन ऑफ माय फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स, अंकुर वारिको। आई थिंक ही रियली अंडरस्टैंड्स कि इंडिया में कैसे ब्रांड बनाई जा सकती है ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। आज का पॉडकास्ट उसी बारे में है कि कैसे टाटाज ने अपनी ब्रांड बनाई और उससे लेसन सीख के दूसरा कोई अपनी कंपनी कैसे बना सकता है, और क्यों कोई और कंपनी वो सेम चीज़ कर क्यों नहीं पाई। कैसे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जीत सकता है, सक्सेस अचीव कर सकता है, पैसे कमा सकता है और खुद की ब्रांड भी बना सकता है। इंडिया एक ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री है जहाँ पे ट्रस्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमने ये भी बात करी कि आपको और मुझे लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कैसे लोगों की ज़रूरत हमें पड़ती है, कैसे टाइप के लोग अंकुर वारिको हायर करते हैं, उनकी हायरिंग प्रोसेस कैसी होती है, एंड उनकी हायरिंग प्रोसेस इंडिया की बेस्ट क्यों है, ऐसा वो क्यों मानते हैं। एंड हमने ये समझने की कोशिश करी है कि आप और मैं कैसे उनकी इतनी सारी प्रोसेसेस एंड नॉलेज को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं एंड बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं बाय अचीविंग ऑल दैट वी वांट। Enjoy this episode, but before you do that, राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स काट के आपके सामने लाते हैं ताकि आप एक बेहतर इन्फॉर्म्ड इंसान बन सकें कम से कम समय में। We are a trust deficient economy. सच में हम ट्रस्ट डेफिशिएंट इकोनॉमी? हाँ, हम दाल में कुछ काला है यार। That's our fundamental existence कि दाल में काला है। बट ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट ऑन दिस कि इंडिया में ऐसा नहीं हर चीज ट्रस्ट पे चलती है, लेकिन एग्जैक्टली तो यही तो है ना। when do things work on trust? When there is no trust, because that is when you change the equation by earning trust. US में ट्रस्ट पे चीजें नहीं चलती, US में पेपर पे चीजें चलती हैं। हाँ, आपने जो लिखा है तो वो है, वरना नहीं है।
तो आई विल बिलीव इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आई विल बिलीव इन द कोर्ट ऑफ ऑर्डर, आई विल बिलीव इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ब्ला ब्ला ब्ला. यहाँ जब इन सब चीज़ों पे बिलीव करते ही नहीं है तो सिर्फ भरोसा ही है. रिलेशनशिप बस. इसीलिए जब धंधा है, लाइक जब तुम सक्सेसफुल इंसानों से धंधे के बारे में बात करोगे, बोले भाई धंधा रिलेशनशिप से. हाथ मिलाया खत्म. लाइक कि मैं हूँ, कोविड हो या नहीं हो, आपको मेरे से माल मिलेगा. जब वो आ जाता है ना भरोसा, तो फिर तो वो माल फटा हो नहीं हो, महंगा भी मिल रहा हो ना, हम लेंगे क्योंकि भाई पे भरोसा. राइट. तो वो सेठ जी ने बोल दिया तो बोल दिया. एंड दैट इज द मशीनरी. दैट्स द सेम थिंग यू सी इन मोस्ट इमर्जिंग and family oriented culture, faith based organizations या countries. They have the same smell of lack of trust, and that's why if you earn trust you go out. क्या बात. It's so obvious but it's so good that you're saying. It's just मतलब ऐसा बलबॉन वाला moment. It's so true. And I don't know why I've never thought of it. I always thought कि India is a, सब बोलते हैं ना, ट्रस्ट डेफिशिएंट सोसाइटी. मेरे को लगता है कि ट्रस्ट डेफिशिएंट नहीं है. इनफैक्ट इंडिया में ट्रस्ट ज़्यादा ही करते हैं. बट आई लाइक दिस एनालॉजी कि ट्रस्ट डेफिशिएंट है इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की बातें होती है. एग्जैक्टली. मुझे लगता है कि लोग आगे बढ़ के दूसरों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं, और वो इसीलिए शायद करते हैं क्योंकि दूसरी जगह धोखे खा चुके होते हैं. तो नए लोगों पे करना उनको सोर्स ही नहीं है, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अगर मैं धंधा करना है मुझे, तो मुझे सामने वाले पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा कि भाई मेरा माल ये अगर पहुंच गया इसको तो पैसे दे देगा. एग्जैक्टली. एंड मैं अगर ट्रस्ट से काम कर गया तो मैं जीत जाऊंगा. मेरा माल सबसे बेस्ट होने की जरूरत नहीं है. मुझे बस ये है कि अगर मैंने बोल दिया, लाइक व्हाई इज बॉम्बे द प्रोफेशनल कैपिटल एंड दिल्ली द पॉलिटिकल कैपिटल? बिकॉज बॉम्बे इज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी. And trading relies on trust. It doesn't rely on power. It doesn't mean who you are and what you've done and where you come from, where you stay. What matters is कि आपने बोला कल माल मिल जाएगा, और अगर मिल गया तो मैं आप पे भरोसा करूंगा. तो यहाँ भरोसे पे कितनी चीज़ें होती हैं. लाइक जब लोग बोलते हैं ना कि बॉम्बे इतना प्रोफेशनल है ना, एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ. यहाँ जब लोग बोलते हैं ना कि कल तक काम हो जाएगा, तो कल तक काम हो जाता है. दिल्ली में बोलेंगे कल तक काम होगा, फिर कल फोन करेंगे नहीं ना परसों लड़का निकल गया है, मैंने वो आना ही होता होगा, अच्छा हो जाएगा, चलता है. एंड यू जस्ट कीप ड्रैगिंग योर फीट एंड किकिंग द कैन अलोंग द रोड. एंड दैट्स जस्ट अ वेरी पावर वाला फील, राइट? कि अगर मैं तुझसे बड़ा हूँ तो मुझे अपना वर्ड रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुझसे बड़ा रहूंगा हमेशा. and that equation that just messes things up. Like, it just messes things up. It's fascinating when you start thinking about trust in that way. That is so true. That I have experienced in my life. कि I think attitude में ना जो मुझसे बड़ा है in terms of just let's say social status or political power or something, वो दिल्ली का है ना, तो उसमें attitude ही वो है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं बड़ा ही रहूँगा. आपको मेरे टाइमलाइंस और गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा. आप कुछ भी हो, इट्स ओके. करेक्ट. हो गए आप घर पे, आप आओ. Yes. वो एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट. इट्स नॉट दैट दे आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. इट्स जस्ट दिस इज हाउ दे नो. इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, पता. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. जस्ट बिकॉज यू गुड विद योर वर्क, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम हो जाएगा या आप काम कर देंगे या आप जीत जाएंगे. आप जिसको जानते हैं उसकी वजह से भी आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनेंगे. सो देयर इज अ एडेड लेयर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर कि आप किसको जानते हैं, आप किस ओहदे पे हैं, आप कहाँ से किसकी सिफारिश आए हैं. तो ये सिटी, आई डोंट थिंक कि पीपल, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि पॉलिटिकल पावर और व्हाटएवर, जस्ट पावरफुल थिंग्स वर्क मोर इन दिल्ली 100%. बॉम्बे में ऐसा होता है जो ज़्यादा मेरिट है वहाँ पे ज़्यादा क्लिक होता है कि अगर आपने बोला एंड यू केप्ट योर वर्ड, देन नेक्स्ट टाइम आपको वापस वो मिलेगा. इधर लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि आपने बोला कि आप 2 बजे आओगे तो आप 2 बजे पहुँच गए तो लोग वैल्यू करेंगे. यू नो, मतलब इन सब चीज़ों की वैल्यू होती है. बट द अदर थिंग विच यू आर सेइंग, विच इज़ आप किसको जानते हो लाइफ में, वो तो पूरे आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सेम चलता है. वो है. बट द डिफरेंस इज आप किस बेसिस पे किसी का ओपिनियन मानते हो या नहीं मानते हो. सो व्हाट आई थिंक, एंड दिस इज जस्ट माय सेंस, कि मेरिट बेस्ड ओपिनियन बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ ओपनिंग ऑफ द फनल. तो राज अगर अंकुर से पूछता है यार कोई बढ़िया पॉडकास्ट कोच है क्या, यू विल ओनली हियर मी आउट इफ यू ट्रस्ट मी to be good in that podcasting place. Yeah.
अदरवाइज तो मुझसे पूछेगा भी नहीं, और अगर मैं जवाब दे भी दूंगा यू विल नॉट गिव इट इनफ इम्पोर्टेंस. लेकिन अगर मैं पावर गेम खेल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा राज वो है एंड तू उसी से साथ काम करेगा. एंड देन यूल ऑलमोस्ट बी ऑब्लाइज्ड टू डू इट irrespective of whether you trust my word or not. You're doing it because you almost have no choice but to listen to it. So who you know is of course very, very important, but why you would hear them out is just as important. And what I've seen in the US or in places which are more trust driven is वो merit based opinion ही होता है कि यार आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आपकी ओपिनियन में इस फील्ड में ज़्यादा दर्जे पे रखूंगा एज अगेंस्ट कोई और जो किसी दूसरी फील्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अनलेस ऑफ कोर्स इट बिकम्स लाइक अ लाइफ थिंग व्हिच you've garnered trust all over. Trust is all across. I don't think there's any society that cannot function without trust. It's the level of importance you attach to it and how it supersedes even at times logic. So you're saying जहाँ पे power driven cities हैं या societies हैं वहाँ पर बिकॉज समवन एल्स इज पावरफुल उसने जो बोला है मुझे ऑप्शन ही नहीं है बट मानना पड़ेगा. एंड जो ज़्यादा प्रोफेशनली ड्रिवन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर मैं मेरिट के बेसिस पे ट्रस्ट करूँगा दूसरे को. करेक्ट. एंड देयर कोड ऑफ कंडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है कि मुझे पता है कि मैं इस इंसान को इस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकता हूँ लेकिन इस पे नहीं कर सकता. डू यू थिंक कि ऐसा होता है जो ज़्यादा आगे निकल गए या जो ज़्यादा लेट्स से आगे निकल गए इज वुड बी रॉन्ग वर्ड, सोशल स्टेटस जिनका ज़्यादा है उनको ज़्यादा पता होता है कुछ लाइफ में? यार उन्होंने ज़्यादा देखा होता है, लेकिन देखना और पता होना आर टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स. इट्स द डिफरेंस बिटवीन क्या हर एक इंसान ज़िंदगी में हारा है, हाँ हारा है. क्या हर एक इंसान जीता है? नहीं, बहुत कम लोग जीते हैं. तो लोग क्यों बोलते हैं कि फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस? वो तो फिर झूठ ही हुआ ना, क्योंकि फेलियर वॉज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. तो जो हर एक इंसान हारा है वो जीतता भी. कुछ तो है फेलियर और सक्सेस के बीच में. And that for me is reflection. When you fail, if you don't reflect, you will keep failing. But when you fail and you reflect, you will hopefully not fail again in that same dimension and that will be a better version of you. So the same thing is कि experience तो सबने किया है लेकिन उसकी वजह से जानते कितने लोग हैं. तो अगर तुम किसी से पूछोगे यार पैसे के बिना जियो, हाँ जिए हैं. ओके, क्या सीखे हो? पता नहीं, मुश्किल होता है. That's not a helpful answer. Like what did you learn when you lived life without money? What did it teach you? If money was taken away from you, आपके पास बेइंतहा पैसा था और उसके बाद फिर आपके पास पैसा नहीं रहा, उसने आपको क्या सिखाया? आपके पास पैसा नहीं था और फिर पैसा बहुत सारा आ गया, उसने आपको क्या सिखाया? अगर कुछ सीखे ही नहीं तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा है क्या? वो तो फिर एक स्टिमुलेशन हो गई. इट्स लाइक वॉचिंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज. देख लिया, बहुत मज़ा आया, एंटरटेन हो गए, लेकिन फिर अगले सेकंड भूल गए एंड आगे बढ़ गए. तो एंटरटेनमेंट इज़ नमिंग एंड दैट्स व्हाई आई से कि बहुत अंतर होता है एंटरटेनमेंट में और इन्फॉर्मेशन में. तो बहुत लोग ऐसा लगता है कि जब हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं हम अपने आप को इन्फॉर्म कर रहे हैं. नहीं दोस्त, आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो एंड उसमें आप अपने सेंसेस को बंद कर देते हो एंड आप बस बोलते हो यार डोपामिन के शॉट लेते रहो, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है. आपकी बॉडी भी आपको वही चिल्ला के बोलेगी, लेकिन कुछ एक्शनेबल नहीं मिल रहा है उससे. लाइक आपने कभी उसको सोचा यार ये राज का एपिसोड तो देखा, बहुत ही बढ़िया था, अब इसके चलते मैं ऐसी कौन सी 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कल से चेंज करूँगा जो मैं आज तक नहीं करता आया था. कि कुछ तो बदलना चाहिए ना, वरना फ़ायदा है क्या? फिर तो कुछ ले ही लिया, वो तो किताब पढ़ ली और आगे बढ़े. तो इट्स द सेम थिंग है कि जो लोग ज़िंदगी में कहीं पहुँचे हैं, हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ अनुभव किया है, बट आई फील जो लोग कुछ हासिल कर पाते हैं वो अक्सर वो होते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होता है और उससे कुछ सीखा भी होता है. एंड मेरे लिए सबसे बेस्ट मेजर ऑफ वेदर यू नो समथिंग इज़ वेदर यू कैन टीच इट. दिस इज़ कंक्लूसिव इन माई हेड. अगर आप किसी को सिखा सकते हैं तभी मुझे पता चलता है कि आप कुछ जानते हैं. क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप किसी को सिखा नहीं सकते ना तो आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या जानते हैं. ट्रू. And that's it, game over फिर तो. That is so true. And I agree with this point of reflection because very early on when I started my podcast, मेरी one of the first जो podcast की reels थी ना, वो जो viral गई थी वो यही थी कि where I said during a podcast I was talking to Ritesh Agrawal, Oyo, and मैं उनसे बात कर रहा था about something कि
how are you so prepared for the next day? You're freaking young, and you're dealing with, let's say, the soft banks of the world, Right. and like who's who of the world. And now वो बता रहे थे कि how the prime ministers and presidents and everything, like, you know, he's been dealing and he's pretty young, right? They were speaking about that, and उस time पे reflection की बात हुई, तो मैंने उस time पे एक line बोल दी थी out of just jamming the conversation, that I genuinely feel that experience is cheap, reflection is expensive. Yeah, that's beautiful. Most of the people go for cheap things, Yes. right? They don't know the real expensive thing is reflection. Ki even if you go for, let's say, as simple as music concert, right? You're saying that I love it. Great. What did you feel there? Yeah. That was so good that you want to go again and again. Yes. So until you reflect on that feeling, you don't know whether you like something or not. That is so true. And वो reel viral हो गई थी. So you just said like reflection is something, and I'm not surprised. Yeah, बहुत ज़्यादा है. okay. Then one question, example के बीच में you said it. पैसे lose करे तो क्या सीखा? Like you have gone through the cycle. Yeah. हाँ, तो what did you learn when you didn't have money? जब पैसे नहीं थे तो क्या सीखा? I learned that ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत कम पैसे चाहिए होता है. And हमारा वर्स्ट के सिनेरियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंसेनली अच्छा है. तो लेट्स यूज एन एग्जांपल. एक कसिनो खुला है और उस कसिनो में सिर्फ एक ही गेम चलती है. उस गेम के रूल्स ये हैं, जब भी आप खेलेंगे, जितना भी पैसा आपने दांव पे लगाया हुआ है, 90% ऑफ द टाइम्स आप हारेंगे. लेकिन आपको ऑलरेडी खेलने से पहले पता होगा आपकी मैक्सिमम लॉस कितनी हो सकती है. उससे ज़्यादा आप कभी नहीं हारेंगे. मैक्सिमम लॉस इज गिवन. लेकिन 10% जो आप जीतेंगे, आप कितना भी जीत सकते हैं. देयर इज नो अपर लिमिट. आप बेइंतहा जीत सकते हैं. सो द क्वेश्चन देन विल बी कि आप कितनी बार ये गेम खेलेंगे. एंड मेरा आंसर है हर रोज. मैं हर रोज जीते दम तक ये गेम खेलूंगा. क्योंकि अगर मेरा लॉस कैप्ड है और मुझे सिर्फ वो 10% की वेट करनी है और खेलते रहना है, जिस दिन वो निकल गया मेरी जिंदगी बन जाएगी. एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आवर लाइव्स आर एंड मोस्ट लाइव्स आर. जहां मुझे पता है कि मैं कोई भी गैम्बल खेल लूं अपने करियर के साथ, अपने लाइफ के साथ, अपने डिसीजंस के साथ, 90% ऑफ द टाइम्स दे विल नॉट वर्क आउट. लेकिन मेरा लॉस कैप्ड है. मैं भूखा नंगा नहीं मरने वाला हूँ. हमारे माँ बाप ने फाइट मार के हमें एक ऐसी जिंदगी दे दी है जहां हमारे पास घर है. एंड घर है ब्रो कि अगर भगवान ना करे ऐसी हालत हो जाएगी तो उस घर को बेच के हमारे पास पैसे आ जाएंगे. तो किराए के घर पे रह लेना, गांव चले जाना, पहाड़ों में चले जाना. जिंदगी तो रहेगी ना, परिवार तो रहेगा ना, खुद का हेल्थ तो रहेगा ही ना. तो तुम भूखे नंगे नहीं मरने वाले हो जिंदगी में कभी. तो तुम्हारा लॉस कैप्ड है. लेकिन तुम जिंदगी में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो. तुम्हारी कैपेबिलिटीज, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारा लक, तुम्हारी डेस्टिनी कहीं भी तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है. व्हाई वुड यू नॉट कीप प्लेइंग दिस गेम एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ? बिकॉज दैट इज द गेम ऑफ लाइफ. तो पैसा जब चला जाता है, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि उस पैसे ने आपको बहुत तरीकों से ना जकड़ के रखा हुआ था. कि वो घर, वो गाड़ी, वो शान, वो शौकत, आपको वो सब खोने का डर था. आपको जिंदगी खोने का डर नहीं था. आपको अपना परिवार खोने का डर नहीं था, क्योंकि वो सब तो शायद रहेगा ही. आपको आपका रुतबा खोने का डर था. कि यार सोशल स्टेटस चला जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, कॉलेज के दोस्त हंसेंगे, ये सब वगैरह. वो तो बेवकूफ़ चीज़ें हैं यार. क्योंकि वो सब तो आपको कभी भी वापस मिल सकता है. शायद जितना खोया उससे बहुत ज़्यादा मिल सकता है. लेकिन जो चीज़ें आपको वाकई में ज़िंदगी खुश रहने के लिए चाहिए होती हैं, वो आपके पास बिना पैसे के साथ भी बरकरार है. When you realize this, then your game changes. Because 2 or 3 things happen because of that. एक, I very quickly realized कि मेरा जो next startup होगा वो venture funded नहीं होगा, वो bootstrapped होगा. क्यों? क्योंकि मुझे इस कंपनी को 2000 करोड़ कंपनी नहीं बनाना है. अगर बन गई तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बनाना ही नहीं है उस मकसद से. मुझे पता है कि अगर मैं 100% उस कंपनी को ओन करता हूँ और वो 100 करोड़ की भी बनेगी, वो इतना पैसा होगा कि मुझे पता भी नहीं कि उसको खर्च कैसे करेंगे. लेकिन अगर मैं एक 100 करोड़ की वेंचर फंडेड कंपनी बनाऊंगा तो मैं एक फेलियर करार दिया जाऊंगा ऑन डे 1 itself and forever of the rest of my life. तो मैं क्यों वो करूँ when I don't need that big and
game to play, I'll play a game which I know I can win. The same thing happened with our personal finance as well. जब मैंने Nearby के CEO की पोजीशन से रिजाइन किया, I thought that I will start making money, and I was making money through corporate talks, through all of these gigs. अभी तक ये corporate game शुरू नहीं हुई थी, लेकिन COVID आया and all of this stopped. Like I was with zero income, and क्योंकि मैंने अपना पूरा पैसा Nearby में ही इन्वेस्ट कर दिया था, I had no liquid cash as well. All of it was paper wealth. It's so Nearby का 10% ओनर, बट दैट डजंट अमाउंट टू एनीथिंग, क्योंकि पैसा तो चाहिए जिंदगी जीने के लिए. मेरे पास बैंक में 5 महीने के पैसे थे टू पे द स्कूल फीस, घर की EMI, घर का खर्चा, बस आ गया. एंड माई वाइफ एंड आई सैट डाउन एंड वी सेड, देखो मेरे पास 5 महीने हैं, 3 महीने तक हम फाइट मारेंगे, देखते हैं अगर कुछ हुआ कि नहीं हुआ. लेकिन अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो जिस घर में हम रहते हैं उस घर को बेचेंगे. हमारे को 50 लाख रुपए जो हमने डाउन पेमेंट दी थी वो शायद वापस मिल जाएगी, एंड हम उस 50 लाख के साथ पहाड़ों में मूव हो जाएंगे. अपने बच्चों को होम स्कूल करेंगे, किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और ज़िंदगी वहीं बिताएंगे. क्या कबूल है? एंड माई वाइफ वाज लाइक, डन, ब्रिलियंट, दैट्स अ लाइफ दैट आई कैन एब्सोल्युटली सी माई सेल्फ लिविंग. एंड दैट वाज इट. Suddenly nothing has control over you. Like you have literally conquered every bit of a chain that the world had attached to you. You're free. You're absolutely free. Like वो 50 नहीं तो 40 मिल जाएंगे, 30 मिल जाएंगे. 30 लाख बहुत होते हैं अगर आपको पहाड़ों में ही रहना है और आपके खर्चे कुछ है ही नहीं, और खुद का स्वास्थ्य है, ये है. एंड fuck the world. Fuck everything that came with it. कि अरे अंकुर पारिक को देखो, क्या ISB जाके ये सब कर रहा है, पाठशाला में पढ़ा रहा है, वो देखो रुचि क्या कर रही है, ऐसे बच्चों को होम स्कूल कर रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, एंड हमारे मरने के 10 साल बाद किसी को कुछ याद नहीं होगा. When you sense all of that, it's just so liberating that then money becomes almost like something you respect for what it gives you, but you just don't. You're free. You're just free. You're just free. And that's where we are right now. We're truly free. हमारे पास बहुत बहुत पैसा है अब, and we thoroughly enjoy our money. लेकिन हमें पता है कि किसी दिन, and वो दिन आएगा ही ज़रूर, किसी दिन भी दिन अगर वो पैसा छिन जाएगा, we will not have anything to complain. क्योंकि ये पीरियड जो हम enjoy कर रहे हैं, हम बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं. You know, I often believe कि लाइफ में ना 3 टाइप के फ्रीडम्स होते हैं. फाइनेंशियल फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्रीडम, एंड देन इमोशनल फ्रीडम, राइट. एंड सब स्टेप बाय स्टेप आते हैं कि पहले आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हो कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, मुझे पैसे और कमाने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कल का खाना कब आए, कहाँ से आएगा, तो आपने वो कर लिया. फिर आप साइकोलॉजिकल फ्रीडम, कि आप उससे ज़्यादा एक लेवल और ऊपर जाते हो तो सोसाइटी क्या सोचती है आपके बारे में, कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, उस रेस से बाहर आ जाते हो. एक बार आपने वो अचीव कर लिया, आपने सारे सपने देख लिए. फिर आता है इमोशनल फ्रीडम कि मैं एंगर और जो मैं गुस्से से, ईगो से, जेलसी से, आसपास सब चीज़ों से फ्री हो जाऊं. इन योर केस यू आर टेलिंग कि उल्टा हुआ. ऑलमोस्ट उल्टा ही. ऑलमोस्ट उल्टा हुआ. वेरी लाइक कि मैं इमोशनली और साइकोलॉजिकली फ्री हो गया कि क्या ही हो जाएगा, मतलब मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा है कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, तो इमोशनली फ्री. सोसाइटी क्या बोले कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ISB से ये वो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पहाड़ों में जाके रहूँगा, वो भी फ्री हो गया. And then when you started, तो financial freedom आई. Because it's so fascinating, right? You're like, जो वो बोलते हैं ना कि किसी no 3 Idiots में कि मत भाग उसके पीछे, क्योंकि जब आप नंबर के पीछे नहीं भागते हो तो एक्सेलेंस के पीछे भागते हो तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है. It's almost like that कि जब आप फ्री हो जाते हो ना, तभी शायद वो चीज़ें वापस आपकी दुनिया में आने लगती हैं, क्योंकि उन चीज़ों को भी ऐसा लगता है यार ये तो अब हमें मांग ही नहीं रहा है, ये तो अब हमारे लिए तड़प ही नहीं रहा है, हाँ ये कैसे हो गया. तो लाइक डोंट एवर बी, एंड आई डोंट नो यू आर द एक्सपर्ट ऑन रिलेशनशिप्स, बट यू नो इट्स सेड कि डोंट बी इजी टू गेट, बिकॉज व्हेन यू हार्ड टू गेट देन आपकी वैल्यू एस्टैब्लिश होनी शुरू हो जाती है कि यार जब ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होता है ना, तो मेरी ज़िंदगी में फिर क्या कमी होती है. क्योंकि जब ये इंसान हमेशा मेरे
चेहरे के सामने होता है ना, तब मैं इसकी अहमियत कभी जान ही नहीं पाती हूँ, या जान ही नहीं पाता हूँ। लेकिन जब ये इंसान मेरे ज़िंदगी से बाहर जाता है एंड कुछ मुश्किल होता है, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ये रोल क्या अदा करता था मेरी ज़िंदगी में, या करता है, which I value. Yeah. And maybe it's the same thing. You know, that's one of the other sayings which I say. I love that I'm recollecting everything that I've been saying. Wapas is coming back here. And it's there in my organization, right outside this office, this studio. You'll see first quote or first chain of value. That quote ended up becoming a value chain or value system for everyone who live it, right? It's like, making money is like orgasms. The more you chase, the lesser your chances of getting it. I love that. Right? It's like, I love that. Focus on enjoying the process. Process, bro. exactly. It will happen. Yeah. It will happen. Absolutely. So it's almost like that. It's like I think I realized it much later. I'm still not. मैं अभी भी उस फेज में तो नहीं हूँ जहाँ पे मैं ये सोच भी पाऊँ कि मैं एब्सोल्यूट बॉटम में क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि I'll tell you, मेरा रियलाइजेशन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, मैं मतलब थोड़ी फाइट्स की वजह से, थोड़े खुद के डिसीजंस की वजह से, XYZ मल्टीपल की एक फेज से गया था लाइफ में, विच वाज पैंडेमिक में, जब इंदौर छोड़ के मुंबई आया था। एंड उस टाइम पे फर्स्ट टाइम आई रियलाइज अबाउट पैसा नहीं होना इज वॉट, एंड मेरे लर्निंग्स और लेसन बहुत डिफरेंट थे व्हाट यू हैड। सो मेरे जो दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन से मैंने सीखे कि जब पैसा नहीं होता है क्या होता है। सबसे पहला ना, आपकी बात की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स फॉर मी, कि द पावर वाला चीज़ विच यू आर सेइंग, जब लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तब आपकी बातों की बहुत वैल्यू होती है। अब बेसिक से बेसिक चीज़ें बोलो, लोग बोले यार वजन है भाई, मतलब क्या बात बोल रहा है, और नहीं है ना पैसा आपकी जेब में, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें बोलो तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल डोंट वांट टू लिसन टू यू बिकॉज ज़्यादा वैल्यू नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड, दिस इज़ हाउ सोसाइटी फंक्शंस। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग कि लार्ज सोसाइटी में क्या होता है, बट मेरे आसपास की सोसाइटी में ये होता है। That's what you experience, yeah. एंड देन सेकेंड जो मेरे को एक और इम्पॉर्टेंट लेसन लगा कि आई थिंक एटलीस्ट जहाँ से मैं आया हूँ, अगर हर किसी की उस टाइप की सोसाइटी से लोग आए हुए हैं, तो जब पैसा नहीं होता है ना, तब आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो, अब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। बिकॉज आई सॉ दैट मैं जब किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा अच्छा इंग्लिश में बात करने वाला कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मुझ में ऊपर से नीचे तक कुछ गलत नहीं है। पर मैं जाके एक रेस्टोरेंट में ढंग से ऑर्डर भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर इसने महंगी चीज़ दे दी तो मैं सामने वाले के सामने ये कैसे बोलूँगा कि हटा दे, राइट। तो ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट हर जगह मैं दूसरे जो मुझे लग रहा है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, रईस है या ज़्यादा पैसा है, उससे बात कैसे करूँ। मैं अपने में इनसिक्योर हूँ। सामने वाले की अगर बॉडी मुझसे अच्छा है तो मैं इनसिक्योर हूँ, उसके पास पैसा ज़्यादा अच्छा है तो मैं इनसिक्योर हूँ। आई थिंक इट मेक्स यू इनसिक्योर व्हेन यू डोंट हैव मनी, नो। एटलीस्ट जितना तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास होना चाहिए, अगर उतना नहीं होता है तुम बहुत इनसिक्योर होते हो। दैट्स व्हाट माई लर्निंग वाज, एंड maybe it is a very surface level learning for someone like you who is much elevated in spiritual grounds. I learned this at 25 and मेरे को लगा कि यार बहुत सीख लिया यार, मैं लाइफ में बहुत इनसिक्योर हो जाता हूँ, पैसे नहीं होते। So I think that's a 25 की उम्र में तो ये बहुत बढ़िया लेसन है। Genuinely it is, because फिर you will approach yourself and your life in a way that you don't feel those things. Yeah. Which will then set you up. Exactly, that's what happened. And उसके बाद मैंने ये मेरा what do you say मकसद, गोल, टारगेट बना लिया कि now how I feel, how confident I will be should never be dictated by money. Yeah. In the beginning we were talking about trust, और वो बात आधी रह गई कि conglomerates नहीं हो गया। I wanted you to go deeper on that, okay? And मैं उससे फिर क्रिएटर वर्ल्ड पे भी आऊँगा। You said कि इंडिया में ट्रस्ट डेफिशिएंट इकोनॉमी, इसलिए इंडिया जैसी कंट्रीज में कॉन्ग्लोमरेट्स वर्क करते हैं कि एक सेंट्रल नेम है, पतंजलि, तो हर चीज उसी खरीद लेंगे। अब मतलब अभी तो थोड़ा डगमगा गया पर जस्ट टाटा, हाँ मतलब टाटा, इमामी, पतंजलि। इंडिया में नाउ दैट यू आर सेइंग, मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हाउसेज हैं जो अपना ऊपर नाम लिखते हैं और उनके नेम पे
चलते हैं सारे बहुत सारी products. चीज़ें चलती हैं। एंड हम कभी भी रुक कर उनसे ये नहीं पूछते कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं। आप नमक भी बेच रहे हैं, गाड़ियां भी बेच रहे हैं, स्कूल भी बेच रहे हैं, होटल भी बेच रहे हैं, हॉस्पिटल भी बेच रहे हैं, स्टील भी बेच रहे हैं, केमिकल भी बेच रहे हैं। लाइक आप ये सब हर एक इंसान तो नहीं कर सकता। हाँ. तो अब क्यों कर रहे हैं? हम ये पूछना बंद कर देते हैं क्योंकि विश्वास है कि वो कर लेंगे, विश्वास है कि वो सही करेंगे, विश्वास है कि जो हमने कुछ और उनसे खरीदा वो अच्छा निकला, तो जो नया खरीदेंगे वो भी अच्छा निकलेगा। एंड दिस इज द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ट्रस्टेड ब्रांड इन अ ट्रस्ट डेफिशिएंट कंट्री और कल्चर। Question on this. Okay, go complete. No, and this doesn't happen in the US, जो हम बात कंप्लीट कर रहे थे कि US में आप देखेंगे conglomerate जो व्यू है, GE is the closest that we come to it, but वहाँ ज़्यादातर specialized players होते हैं। Yeah. Apple, Walmart. Exactly. Like लोग बोलते हैं कि what business do you have getting into this business? Like आप क्या जानते हैं इस business के बारे में कि आप इसको अच्छा कर पाएंगे? And for the first time, sorry, not for the first time, but in a really long while, हम एक एलॉन मस्क ट्रस्टेड ब्रांड देख रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट लाइक द हाउस ऑफ एक्स, कि वो स्पेस भी कर रहा है, वो टेस्ला भी कर रहा है, वो बोरिंग कंपनी भी कर रहा है, वो 4 और चीज़ें भी कर रहा है, वो न्यूरोलिंक भी बना रहा है। लाइक तो इतना कुछ कर रहा है एंड सडनली यू से कि इसका क्या है। एंड आई एटलीस्ट ट्राई एंड ट्रायंगुलेट दिस फैक्ट कि लोगों को उस इंसान पे ये भरोसा है कि वो सबसे बेस्ट टैलेंट ला सकता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एंड उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ये हमारे पास भरोसा है कि वो इंसान एक मैग्नेट है ऑफ मेनियाकल टैलेंट, जो अपना वजूद खो के किसी चीज के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि वो करके ही रहेंगे, एंड पैसे की कोई कमी नहीं है। ये भरोसा है हमारा। हमें ये नहीं लगता कि एलॉन मस्क स्पेस में भी खुदा है और यहाँ भी खुदा है और वहां भी खुदा है और टनल भी खोद देगा ना। हमें बस ये पता है कि पैसा बेइंतहा है एंड टैलेंट इसके पीछे त्राही करके पागल से मर जाता है। एंड दैट इज हाउ इट्स मैनिफेस्टिंग इन अ रियली लॉन्ग वाइल। बट ऑल अदर एवेन्यूज लाइक आप देखेंगे नहीं है, लाइक गूगल कॉमर्स में कुछ नहीं कर पाया। लाइक इट्स सो सरप्राइजिंग कि एक ऐसा ब्रांड जिसको हम हर रोज यूज करते हैं, उससे हम चीजें खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी गूगल को किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं दिए। हमने कभी भी गूगल को किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं दिए। हमने ना Gmail के लिए पैसे दिए, ना गूगल मैप्स के लिए पैसे दिए, ना गूगल सर्च के लिए पैसे दिए, ना यूट्यूब के लिए पैसे दिए। मतलब अभी भी रो के दे रहे हैं यूट्यूब प्रीमियम पे, वो भी अंकुर वारिक को ऐड देख के। तो ऐसा नहीं है कि हमने ना यार ले लो। और अमेजोन ऐसा है कि हमें ये चमकता ही नहीं है कि अमेजोन कंटेंट कैसे कर सकता है। अमेजोन तो कॉमर्स कंपनी है, वो तो सिर्फ कॉमर्स ही करेगी और हम उससे सिर्फ कॉमर्स ही करवाते हैं। तो अगर बहुत लोगों को जैसे ये नहीं पता है, IMDb, which is the world's biggest movie database site, is owned by Amazon. Oh, I didn't know that. Because very few people will accept it if they call themselves an Amazon company. Which is so bizarre, क्योंकि इंडिया में अगर वो होता ना तो सबसे पहले उन्होंने लगा दिया होता Amazon, also an IMDb company. उल्टा होता, वहाँ नहीं है। वहाँ IMDb मतलब हम मूवीज के खुदा हैं। हमें मूवीज दुनिया में हर एक इंसान से बेटर पता है। हमें अमेजोन की जरूरत नहीं है, और हम उसका नाम अगर देंगे ना तो वो हमारे लिए नेगेटिव ही होगा। That is the moment I'm thinking if it was Amazon, I would instantly think that it's rigged. हाँ, exactly, right? कि वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की प्राइम बेचेगा इसकी वजह से कर रहा है, right? And that's it. वो खत्म हो जाता है। DP Review, which is the world's biggest photography website, is owned by Amazon. Diapers.com was owned by Amazon for a really long time. Fun fact, which has nothing to do with this conversation, but I really love this. Go and whenever you go to relentless.com. Okay. It redirects to amazon.com. Really? That's cool. That is so cool. That is so cool. I love that. And like relentless.com redirects to amazon.com. They own the domain relentless.com. That is so cool. That is freaking cool. That is like a boss move. Yeah, like who's relentless? Me. I know, me. We've been doing it for donkeys years. 96 se lage hue. Don't teach us shit. Nice. And you know, this is making me wonder that is that also a reason why जो लार्ज अमेरिकन कंपनीज वो ग्लोबल बनती है?
क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा आता है वो दूसरे देशों में लगाते हैं रादर देन दूसरे बिजनेस में अपने सेम देश में. And Do you think so? Yes. क्योंकि think about like McDonald's, yeah. Starbucks. India में भी there are large companies which are probably bigger than these companies. Some of them, right? Let's say conglomerates. And वो इधर ही और पैसे लगाते हैं कि दूसरा बिजनेस यहीं स्टार्ट करो, तीसरा यहीं स्टार्ट करो. And it's a I never thought about it that way, but yeah, that could be explained. कि उन्हें पता है कि मैकडॉनल्ड्स एक ऐसा ट्रस्ट बन चुका है जहाँ हमें एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ वो ब्रांड ट्रस्टेड है. एंड अगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा. ऑटोमेटिकली नहीं, बट कम मेहनत लगेगी. हम खर्चा करेंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है, हमने यूएस मैकडॉनल्ड्स से जो कमाया है, अब वो मैकडॉनल्ड्स बाइक्स बनाने की जगह एग्जैक्टली ये कर देते. मैकडॉनल्ड्स ग्लोबली बनाओ, एंड नाइकी ग्लोबली बनाओ, एंड एप्पल ग्लोबली बनाओ. ओके, ड्रॉइंग ट्रस्ट वाला चीज, हाउ डू यू थिंक कि टाटा को ट्रस्ट कैसे बनाया टाटा ने? I'm leading to a very good question on trust. Sure, no, I'm sure there is. Yeah, trust का ना मेरा एक मेरे टाटा क्यों, कितनी सारी कंपनीज हैं, कितने लोगों ने कोशिश करी होगी. टाटा खेला कैसे ही, जबकि अगर फंडामेंटली देखा जाए, मैं क्यों क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आई वांट पीपल टू थिंक. ओके, फंडामेंटली मैं चीजें बताता हूँ. अगर देखा जाए तो टाटा इंडियंस थे भी नहीं. राइट, करेक्ट. तो इंडिया में अगर लोग बोलते हैं कि इंडिया में हीरो स्टोरी चलती है और इंडियंस पसंद है, रैक्स टू रिचेस पसंद है, तो वो टाटा कैसे है नहीं वो, जबकि अंबानीज के पास है. बिल्कुल. फिर भी लोगों को टाटा ज़्यादा पसंद है. ठीक है. देन सेकेंड इज कि इंडिया में लोग बोलते हैं कि प्रिविलेज को हेट किया जाता है, कि ज़्यादा प्रिविलेज लोग हैं, रईस हैं, इन्होंने हमारी प्रॉब्लम नहीं समझी तो इनको सेलिब्रेट कैसे. टाटा कैस वो भी नहीं था. राइट. फिर उसके बाद दे ऑल सेड कि जो गवर्नमेंट मीडिया सबको कंट्रोल करता है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो सब दोस्ती यारी करते हैं, उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते इंडिया. वो भी टाटास ने कुछ नहीं किया. सब एवरीथिंग दे डू इज एज गुड एज एवरी अदर कॉन्ग्लोमरेट इन द वर्ल्ड. तो उन्होंने भी सब किया. स्टिल व्हाई देम? और उन्होंने भी बाय द वे बच्चों को ही दिया है. हाँ, बिल्कुल. मतलब ऐसा भी नहीं किसी दूसरे को. पहली बार शायद दूसरा कोई, पहली बार दूसरा. अभी तक तो टाटा ही थे. टाटा ही चलता गया नेक्स्ट. And Tata Sons will, like, there is I recently completed a book on Tatas, and बहुत fascinating था कि कैसे रतन टाटा का एक very clear mandate था कि Tata Sons ownership in Tata company should increase, because he felt that it was diminishing and declining, and he did that not with any malintent कि यार ownership होना चाहिए सर, but he just said कि Tata Sons का एक contribution जो है वो we should not be at the whim and fancy of some hostile takeover. जहाँ भाई family trust ही protect नहीं कर पाएगा company interest को. तो family trust को वो भी support करते हैं, और वो भी बहुत heavily family को ही सब promote करते हैं, right? तो भी ऐसा क्या किया उन्होंने कि trust बन गया? So I feel there are three things. As with everything in Instagram, yeah. Like, so number 1, in no particular order, is हिंदुस्तान में अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, लेकिन अगर वो पैसा दिखावा बन जाता है तो वो थोड़ी नफरत बन जाती है. केस इन पॉइंट से विजय माल्या, case in point say Jamnagar. These are all what is considered a flashy, unnecessary display of wealth, where you're almost trying to, ऐसा I'm very sure इनका मतलब नहीं था, but it comes across कि आप बस दिखाना चाहते हैं कि हम कितने गरीब हैं, and आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने अमीर हैं, कि आप किसी को भी नचवा सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, like, बेइंतहा. That does not fit in culturally with us. And Tatas, to their credit, have never done that. The portray, whether it's PR, whether it's their own personality or their demeanor, उन्होंने कभी भी अपने रईसियत का दिखावा नहीं दिखाया. It's always been, हाँ हम रईस हैं, वो तो हैं क्योंकि मेहनत से हैं, लेकिन हम ये नहीं दिखाना चाहते कि तुम कितने गरीब हो, और हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कितने अमीर हैं. Like you would never see, like Ratan Tata is fond of planes, but you would never see his image flying a plane, exactly, a private jet. Yeah, ऐसे ही कोई क्या Jaguar में बैठा हुआ है. He has all sexy Jaguars. But you'd never see that. He owns the bloody company. He owns the bloody company. But you know, the image we have is कि रतन टाटा स्टेज पे टाटा नैनो चला के आया है कि लॉन्च ऑफ द 1 लाख कार. So यार ये तो बड़ा अर्दी है. So that's one.
Second, trust is not कि मुझे भरोसा है कि आप गलती नहीं करेंगे. When is maximum trust built? Maximum trust is built when you make a mistake and you own up to the mistake before people point it to you. That is when maximum trust is built. And that is what I feel Tatas have done commendably well. Okay. Example? It would be several things, whether there is a factory union problem. Here's a great one. I don't know how many people know this. Tatas have been credited to bring the 40-hour work week as a concept in the world in 1908. Before 1908, there were no working hours for people. And there was no concept of overtime. There was no concept of fixed hours to get a fixed salary. You were given a fixed salary, but you could be asked to work 24 hours a day if your work required that. Tatas were the first companies to come up with a fixed schedule of work, bring the concept of overtime, bring the concept of pension, bring the concept of health insurance, because it went through phases where they realized that their productivity was at a loss and they were making the same mistakes that everyone else was making. And they're like, यार, we own up to this mistake, ये तो sustainable है ही नहीं. मतलब एक इंसान को हम कितने घंटे काम करवा लेंगे फैक्ट्री में, इससे पहले कि वो दम ही तोड़ दे वहाँ. हमें ही एक गार्डरेल बना लेना चाहिए क्योंकि हमारा ही नुकसान हो रहा है इसमें. लेकिन उस नुकसान को सॉल्व करने के लिए उन्होंने दूसरे लोगों का भी भला कर दिया. एंड दैट इज फैसिनेटिंग बिकॉज व्हेन you own up to a mistake before the mistake is pointed to you, it elevates your trust index intensely. Interesting. And that's what I think that Tatas have done commendably well, because they've been very consistent with that. चाहे वो बॉम्बे के अटैक्स हों 26/11 के या कहीं भी हो, like they've always been at the forefront. गलती नहीं थी वो उनकी, but they didn't have to go out of their way to acknowledge everyone who just literally served with their life as a chef, as a waiter in the Taj Hotel, when they didn't need to. Like, job hai bro, wo nikal tu yahan se, bacha apni zindagi. What is in the minds of someone to say, nahi yaar, ye mera guest hai, mujhe apni jaan de ke is guest ko bachana hoga. That I have goosebumps when I'm saying this, but no, that is the kind of thing that they would build. So that's the second. And the third is consistency. It's predictable and consistent, which is not to be the best, but to be predictable in what you expect from them. So go back to The Dark Knight. The beautiful scene between Joker and what was the name who... the guy who was responsible for the city of Bane. Gotham, not Bane. This is the Dark Knight. So jiska face wo I have not seen, sir. Oh, you haven't seen that? No. Ooh. Okay. Never mind. I'll forgive you. I'll forgive you. What? Right. So there's this really famous scene between a guy who's not important for this conversation and Joker. And Joker says this beautiful thing. It's like, if you tell people that there'll be a bomb blast tomorrow, everyone will be okay. Because it is what they expect. Chaos is when people lose their mind. Because when something happens unpredictably, they can't know beforehand how to prepare themselves for it. And then he adds add a little chaos to this world, which is where the movie draws his theme from. But what he's essentially saying is, it actually doesn't matter what is the standard that you're delivering as long as it is predictable. Because people then align themselves to that expectation. And all that they're measuring is, मेरे ज़हन में ये था, क्या तुमने यही चीज़ करी कि नहीं? मेरे ज़हन में ये था, क्या तुमने यही चीज़ करी कि नहीं? मेरे ये था, करी कि नहीं? They're never like, यार मेरे को ये था, तुमने इससे ऊपर क्यों नहीं किया? They're not even expecting it. They're constantly measuring you against their own expectations. And Tata does that commendably well. They are constantly hitting it in terms of their delivery, in terms of whatever it is. And there have been, of course, misses. Let's say Tata Nano is a great example of that. Then they'll be the first ones to raise their hands and say, we admit it. Goes back to the point second that I made. But consistent, predictable delivery.
and over 120+ years. तो जब 120 साल तक कोई कंसिस्टेंटली डिलीवर करता आ रहा है ना, जब लोगों को लगता है कि यार ये दिखावा तो हो नहीं सकता, ये ढोंग तो नहीं रच सकते, they can't pretend to be somebody else for 120 years, they are this person, this is who they are. तो इसलिए उस पर वो भरोसा बन जाता है. And everyone else has either faltered on one of these three things or never had one of these three things to begin with, which is why they haven't been able to build that trust. You know, I feel there's one more thing which I have noticed in Tata, because I'm fascinated by them as much as we all are, right? I think Tata's एक और चीज़ की वजह से जीते, या उन पे ट्रस्ट होता है लोगों को, या जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि वो जीते, उन्होंने हमेशा अपनी जो एडवर्टीजमेंट है या जो भी अपने बारे में जैसे उन्होंने खुद को मार्केट किया है, वो खुद के लिए नहीं किया, हमेशा देश के लिए किया है. उन्होंने हर चीज़ को देश की ग्रोथ के साथ या देश के एक एजेंडा के साथ अटैच किया है. भले वो नमक हो, इट्स जस्ट आयोडीन ब्रो, पर देश का नमक, देश का नमक, राइट. सेम चाय हो, पूरे देश को जगाना है. स्टील हो तो पूरे देश को बनाना है. हर जगह उन्होंने एक बड़ा पर्पस दे दिया लोगों को कि हम ये खुद की जेब भरने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं. एंड ये सेंस ऑफ पर्पस बताना वेरी कंसिस्टेंटली थ्रू ऑल देयर कम्युनिकेशन, every communication, and I think that really helped them win. That is truly the case. उन्होंने एक पर्पस अपना एक लेवल ऊपर कर दिया कि पर्सनल नीड्स है ही नहीं हमारी. एंड देन योर फर्स्ट पॉइंट कि उनका पर्सनल नीड दिखती भी नहीं है, होंगी भी. लाइक रतन टाटा lives in Cuff Parade at a very expensive location, and he's fond of cars. He's fond of planes. वो खुद उड़ाते हैं, सब करते हैं, everything he has, but you'll never see him doing it. No, that's this is a very, very good point. Now coming to a point कि same चीज एक कंटेंट क्रिएटर या एक पर्सनल ब्रांड जो है वो कैसे कर सकता है. हाउ कैन दे बिल्ड ट्रस्ट? क्योंकि मेरे को लगता है तो पूरा वर्ल्ड जो है ना is moving through. Again another quote. Please. You must have seen this. ये तो मैं बहुत ज़्यादा ही बोलता हूँ. मेरे पिन था मेरे Instagram पोस्ट पे for the longest time कि everybody who wants to become successful will become a content creator either by choice or by force. Like there's no other option for them to do it. तुम्हें एक ब्रांड तो बनना ही पड़ेगा. कंटेंट क्रिएटर, it doesn't mean that तुम्हें रोज आके एक रील बनानी है. It can mean that तुम्हें महीने में एक बार न्यूज़लेटर भेजना है अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को, right? It can be, that's also content creation. So people often confuse this whole thought कि क्या हम रील थोड़ी बनाते हैं. तुम लिखते हो ना लिंक्डइन पे, तुम हो क्रिएटर. Like shut up. I know. So I feel सब पर्सनल ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, एंड पर्सनल ब्रांड जिस तरीके से बढ़ रही है, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ Elon Musk as well, that people are now liking the thought, personality, attitude of an individual. तो वो इंसान कैसे ट्रस्ट बनाए? What can we learn from these large conglomerates, or what have you learned? Because you're doing the same thing. You're building trust, and I know this, that you won't do anything to break people's trust, and you would try to protect it if in some way it's getting harmed also. So I've seen that, analyze that. I know you for that reason as well, so that's evident. So how can somebody build trust as a brand? I'm talking. Sure. तो सबसे पहला तो मेरा सवाल एक ऑडियंस में यूजुअली होता है कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं जो एक पर्सनल ब्रांड है, एंड एज एक्सपेक्टेड एक या दो लोग हाथ खड़ा करते हैं. सच ठीक है. देन आई आस्क द क्वेश्चन, आपको कितने लोग आपके नाम से जानते हैं? सबके हाथ खड़े. ठीक है. आप कितने लोग आपको आपके काम से जानते हैं? सबके हाथ खड़े. कितने लोग आपको आपकी फितरत से या आप कैसे इंसान हैं उससे जानते हैं? सबके हाथ खड़े. होता है. देखिए, आप सब बाय दैट मेजर एक पर्सनल ब्रांड है. तो ये तो कभी भी शक के साथ मत जीना कि क्या मैं पर्सनल ब्रांड हूं या नहीं हूं. हर एक इंसान जो किसी भी और इंसान के साथ रह रहा है वो एक पर्सनल ब्रांड है. लव इट. द ओनली डिफरेंस इज हाउ मेनी people know of that brand, but not the fact that whether they know of the brand or not. तो तुम भी एक पर्सनल ब्रांड हो, मैं भी हूँ, आप भी हैं, एंड यहाँ भी सब लोग हैं. सड़कों पे भी हर एक इंसान एक पर्सनल ब्रांड है. दायरा अलग है. क्या वो कुछ गिने चुने लोग हैं,
कुछ 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं या लाखों लोग हैं। देन द क्वेश्चन बिकम्स ये पर्सनल ब्रांड बनता कैसे है? क्योंकि अगर हर एक इंसान एक पर्सनल ब्रांड है तो वो सिंपली आपके इन्हीं 3 चीज़ों बनता है, आपका नाम, आपका काम और आपकी फितरत। आपका नाम मतलब जब आपका नाम पुकारा जाता है तो बाकी लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं जब आप वहाँ नहीं होते। तो मैं जैसे आपसे किसी ने पूछा यार व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अंकुर, फॉर दैट you need to have a point of view on Ankur, and the person asking you also should have a point of view on Ankur, which means Ankur already exists as a brand without him being in the room. तो that is established. फिर काम, अंकुर क्या करता है, आप क्या करते हैं, तो उससे एंड फिर अगर आपने कभी अंकुर के साथ इंटरेक्ट किया है या नहीं भी किया है लेकिन आपने उसको दूर से देखा है लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, तो वो इंसान कैसा है एंड वो कैसी चीज़ें बोलता है, कैसे लोगों से पेश आता है, all of that forms a persona. And the only thing that people are now subconsciously measuring is this persona a predictable, consistent persona or not? Do I see this persona being replicated consistently over a period of time or not? And strangely enough, just like a corporate brand, it doesn't matter what that persona is. It doesn't matter whether it is the right persona or the wrong persona. तो बहुत लोग जैसे बोलते हैं यार दुनिया को क्या हो गया है, कैसे हमने आइडल्स बना लिए हैं, ये जनरेशन इसको फॉलो कर रही है, उसको फॉलो कर रही है। ब्रो, इट इज़ नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट इज़ अबाउट द फैक्ट कि जिस भी इंसान को वो फॉलो कर रहे हैं ना, वो देखते हैं कि वो हर रोज़ उठ के वही सेम पर्सोना बनाता है या एग्जिबिट करता है जो उनकी एक्सपेक्टेशन में है, चाहे वो गलत हो सही हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई इंसान अगर 25 साल की उम्र में अपनी मर्सिडीज़ शो ऑफ कर रहा है और अपनी ओमेगा घड़ी दिखा रहा है, वो वही है, वो ना ढोंग नहीं रच रहा है, वो जेन्युइनली अपने पैसे में इतना गुम गया है, इतना घुस गया है कि वही उसका वजूद बन चुका है। तो वो जब कंसिस्टेंटली सिर्फ पैसे के बारे में बात करता है और सिर्फ पैसा ही दिखाता है और सिर्फ घर खरीदने की बात करता है और सिर्फ गाड़ियाँ खरीदने की बात करता है, तो लोग उसी को एक पर्सनल ब्रांड मानते हैं क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टू दैट कॉन्वर्सेशन। एंड कोई इंसान अगर सिंप्लिसिटी की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, किसी और चीज़ की बात करता है और सिर्फ वही बात करता रहता है, दे आर अट्रैक्टेड टू दैट। पीपल विल सेल्फ सेलेक्ट हु दे वॉन्ट टू फॉलो डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर इन लाइफ। अर्ली ऑन दे माइट फॉलो मनी, लेटर ऑन दे माइट फॉलो relationships, eventually they may follow knowledge and spirituality. They'll make their choices. What they're constantly looking for is somebody to follow. That somebody will always be someone who has done that persona consistently for a period of time. That's it. So to answer your question in 2 words, consistency and authenticity. आप कोई चीज़ consistently करते हैं and वो तभी मुमकिन है जब आपको वो चीज़ authentically आती है। आप ढोंग नहीं रच सकते। Nobody can be consistent at doing something that is not authentically them. Nobody can be consistent at doing something that is not authentically them. Because they will break at some point of time. कहीं ना कहीं तो फटेगा and दिख जाएगा कि असली चेहरा ये है. And that is when the personal brand is gone. But somebody who does that consistently well is only doing it because they're authentically that person, and people will then follow. And this translates into a ब्यूटिफुल लाइफ लेसन। जिंदगी में लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, जो तुम हो वही बने रहो और देखो कि उससे कौन कौन इम्प्रेस होता है। फाइंड योर ट्राइब। यूट्यूब पे 450 मिलियन लोग हर महीना आते हैं, सिर्फ हमारे देश से 450, 45 करोड़ लोग हर महीने यूट्यूब को एक्सेस करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाएंगे तो उस 450 मिलियन में से आप कुछ ऑडियंस गारंटीड अपना ट्राइब बना लेंगे। तो मैंने 0.7% उसका बना लिया है अभी, तो 3.8 मिलियन के करीब कुछ है। रणवीर ने 2% बना लिया है तो उसका 10 मिलियन कुछ है। लेकिन हम दोनों ही 450 मिलियन से बहुत दूर हैं एंड शायद जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मिस्टर 20 भी इन 450 में से 200 नहीं उठा पाएगा। मैक्सिमम वो भी इससे शायद 20, 30, 40 उठा लेगा।
That means irrespective of what you're doing, you will always find enough people who will follow you, even if you are shit. As long as you're doing it consistently. As long as you're doing it consistently. And that is how you build a personal brand. आपने बोला कि कोई भी एक चीज़ पकड़ो और जो आप हो, आपकी जो पर्सनालिटी है वो दिखाओ. तो आपकी पर्सनालिटी इनहेरेंटली है कि मैं काम हूँ, मैं इमोशनली फ्री, कि मुझे नहीं डर लगता कि क्या ही हो जाएगा वर्स एंड ऑल ऑफ दैट. मैं टफ समय से निकल चुका हूँ, बहुत सारी चीज़, राइट. तो वो करते रहोगे लॉन्ग टाइम, तब तो आपकी ब्रांड बन जाएगी. सिमिलरली जैसे मैं बहुत ज़्यादा ज़ील एंथुजियास्टिक कि मुझे दुनिया चेंज करनी है, मुझे इंडिया से ग्लोबल ब्रांड बनानी है. मैं अगर इस पे ट्रू रहा और जब तक मैं ऐसा रहते रहूँगा तो मेरी ब्रांड बन जाएगी कंसिस्टेंटली, राइट. दिस वुड, बट देन नाउ द आइडिया ऑफ रेस स्टार्ट्स. लाइक यू एंड मी, वी वुड वांट टू बिल्ड ब्रांड्स, राइट. कैसे हम जल्दी बड़ी ब्रांड बनाएं? जल्दी क्यों करना? Why not? Like that's what I'm talking from a purely a 20-year-old. I'm in my 20s, okay? मेरे को हर चीज़ की जल्दी है और मैंने बहुत बार सोचा है कि क्यों जल्दी है पता नहीं, बट है. And that's, I think, हर 20 ईयर का यही थॉट प्रोसेस है. नहीं पता क्या है, दोस्तों को दिखाना है नहीं, माँ बाप को प्रूव करना है नहीं, खुद को प्रूव करना है नहीं, फिर भी क्यों जल्दी है. Like है, चाहिए मुझे, सब चाहिए आज ही. So how do we build like I keep thinking, because, and I tell you where it comes from, okay? I think it's very unfair and it's almost like a paradox, but I think that's true कि हम लोग ना 20s में हमारे आसपास इंस्पिरेशन देखते हैं और फिर देखते हैं वो 20s में कितने सक्सेसफुल थे, या कोई 20s में ही सक्सेसफुल है तो फिर देखते हैं यार ये तो इतनी जल्दी इसने $1 बिलियन कंपनी बना दी, इसने तो इतनी टाटा टाइप ब्रांड बना दी, ये तो भी 20 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, 30 ईयर्स का है, 35 ईयर्स का है. एंड देन वी थिंक यार मैं भी तो कर सकता हूँ, मुझ में क्या कमी है. एंड दैट्स हाउ यू वांट टू बिल्ड इट फास्टर, बिकॉज यू आर जस्ट सीइंग एग्जांपल्स अराउंड यू, यू आर लाइक व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, और मे बी व्हाट एम आई नॉट डूइंग हिटिंग राइट, बिकॉज मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, दिमाग मुझे लगता है मुझ में भी है, राइट. ऑल ऑफ दीज आई एम मेकिंग अ वेरी 20-year-old थॉट्स. No, I get it. And this is, I can give you in written all the people I've met, someone who has $1 billion in their 20s and someone who just makes 10,000 rupees a salary in their 20s. Sabka similar thought. Yeah, absolutely. Absolutely. So how do we build bigger brand? Yeah. How do we build a bigger outcome for ourselves? So there are multiple layers to this question. First is to understand why are people in their 20s in a hurry. It is not because they are in a hurry. It is because the time required to succeed as a percentage of their life lived so far is a meaningful share. Here's what I mean by that. Let's assume, Thoda, like explain me in Hindi, like basic language, okay, Salman? 2020 में हमने अपना कंटेंट जर्नी शुरू किया YouTube पे. 1 साल के अंदर हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करे, which was fantastic. मेरा तो दिमाग फट गया. मैंने अपनी टीम को बोला यार हमने 1 साल के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिया, मतलब अगर हम इसी रफ्तार से लगे रहे तो हम सिर्फ 10 साल के अंदर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे होंगे. एंड वो मेरी बात सुन के बोल रहे थे आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? 10 साल लग जाएंगे हमें 10 मिलियन पहुंचने में. एंड मैं बोला था सिर्फ 10 साल में ही हम 10 मिलियन पहुंच जाएंगे. एंड इट वाज सच अ divergent reaction to the same goal that it set me thinking कि यार ऐसे कैसे, ऐसा तो है नहीं कि मैं उनसे ज़्यादा knowledgeable हूँ या स्मार्ट हूँ या कुछ हूँ. तो बहुत सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन मैंने अपने दिमाग में निकाला कि मैं हूँ 40 का, मेरे लिए 10 साल और इज 20% ऑफ माई एंटायर लाइफ. वो है 20 के, उनके लिए 10 साल उनकी आधी जिंदगी है, आधी जिंदगी. तो आप किसी को बोलोगे यार तुम्हारी आधी और जिंदगी ना इस काम में लग जाएगी, बोले भाई मैं नहीं कर रहा, पागल हो गया क्या, आधी जिंदगी थोड़ी और दे दूंगा इसके लिए. सो इट इज नॉट कि वो रफ्तार में है या इम्पेशेंट है, वो यही है कि यार कोई भी बड़ी चीज़ बनाने के लिए ना मोटा मोटा उतना ही वक्त लगता है. ये आप डेटा से प्रूव कर सकते हैं,
रिसर्च से प्रूव कर सकते हैं कि यार यूएस में फॉर एग्जांपल एक यूनिकॉर्न 5 से 7 साल में ही बनता है, इंडिया में वो यूनिकॉर्न 7 से 9 साल में बनता है। इतना वक्त लगता ही है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना ही लगता है। अगर इतना ही लगता है तो फर्क सिर्फ ये है कि जो 18 साल पे शुरू करते हैं ना, उन्हें ये डेटा पता ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने शुरू भी किया। क्योंकि किसी भी 18 साल को अगर बोलोगे ना कि ब्रो 9 साल लग जाएंगे यूनिकॉर्न बनने में, बोले मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ना मैकेंजी जा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा तरीका है। लेकिन जब उन्हें पता ही नहीं होता ना, तो वो बस घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2 साल के अंदर हो जाएगा। एंड जब हो जाता है तब उनको लगता है कि हाँ यार पहुंच ही गए, 2 साल भी होना। सो वक्त उतना ही लगेगा, सिर्फ द अवेयरनेस की उतना वक्त लगेगा एंड द डिसीजन टू मेक इट हैपन, और द लैक ऑफ अवेयरनेस और इग्नोरेंस कि यार पता ही नहीं है कि कितना वक्त लगेगा, तो घुस जाओ क्योंकि वो दिमाग बंद करके अंदर जाना है। दैट इज द की डिफरेंस। आई डोंट थिंक कि आप किसी भी लेजिटिमेट तरीके से इस जर्नी को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द राइट टू पैसेज। ये आपका ना बैप्टिज्म बाय फायर है, इससे आप एस्केप नहीं कर सकते। जो जिंदगी में सही चीज़ें आएंगी वो वक्त के साथ ही आएंगी। एंड आपको भी 3 साल हो गए करते हुए, एंड मैं चाहूँगा नहीं, बट लेट्स से 4 साल बाद व्हेन यू आर रियली एट अ वेरी वेरी बिग लेवल, हाउस ऑफ एक्स भी बिग हो चुका होगा, ऑफ कोर्स राजशमानी विल बी बिग, फिगरिंग आउट विल बी बिग, ये सब चीज़ें, देन यू लाइक हाँ यार 7 साल लग ही गए। लाइक कहते रहे और करते रहे और जुनून तो था कि 3 साल के अंदर कर लेंगे, 4 साल के अंदर कर लेंगे, लेकिन ना 7 साल लग ही गए। बट यू डिडंट regret those 7 years and at no point of time did you feel बहुत हो गया यार, अब और नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोमेंटम बने जा रहा था, वो लगे रहे। दैट आई फील इज द ट्रूथ। एंड इसीलिए नॉट सरप्राइजिंगली डेटा यही सजेस्ट करता है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज के साथ इंक्रीज होता है। ये यूएस में बहुत डेटा है जो प्रूव कर चुका है। एज के साथ मतलब एज ऑफ द फाउंडर और एज ऑफ द फाउंडर। Oh. So the average age of success is 35 to 37 years of the founder. ये है when the probability, तो एक पीक है, उसको आप प्लॉट करेंगे तो पीक जो होता है वो 35 to 37 years ऑफ फाउंडिंग एज पे होता है। कि अगर, एंड इट डजंट मैटर कि उनका पहला स्टार्टअप है या चौथा स्टार्टअप है, सो इमटेरियल कि कितने स्टार्टअप वो पहले कर चुके हैं या कुछ भी नहीं किया है। 35 to 37 इज द स्वीट स्पॉट जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो, जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सबसे हाई होती है। एंड फिर लोगों ने उसको आप ट्रायंगुलेट या प्रेडिक्ट करने की, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ऐसे क्यों होता है। सो मल्टीपल चीज़ें कि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेच्योरिटी ज़्यादा है, बहुत कुछ कर चुके हैं। पर मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि एक बहुत सिंपल चीज़ जो बहुत मुश्किल होगी अकाउंट कर पाना या कैलकुलेट कर पाना, इज़ दे आर ओके विद हाउ मच टाइम इट विल टेक टू सक्सीड। और 25 साल की उम्र में ना 7 साल का कमिटमेंट दे पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 35 साल में 7 साल का कमिटमेंट दे पाना आसान होता है। तो वो 7 साल का मतलब 7 ही तो साल और हैं, 35 जी चुके हैं, कुछ ज़्यादा तो खड़ा नहीं है, 7 और कर लेंगे तो शायद पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि ये अली अब्दाल से मैं मिला था अभी लंदन में, एंड आई टोल्ड हिम दिस विच आई थॉट वाज अ वेरी सिंपल थिंग टू से, बट इट स्ट्रक हिम, टू अली अब्दाल, and maybe it struck him because he's also 27 and I'm 44, तो दरमियाँ बहुत है। I said, Ali, last man standing is actually a strategy. It's not an approach, it's a strategy. कि मैं अंत तक खड़ा रहूँगा, क्योंकि बाकी लोग ना या तो मर जाएंगे या थक जाएंगे, लेकिन अगर मैं अंत तक खड़ा रहा ना, मैं जीत जाऊँगा। एंड जिंदगी में आप कभी भी किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, लास्ट मैन स्टैंडिंग इज एक्चुअली अ स्ट्रैटेजी। कि जो अंत तक खड़ा रह गया ना, वो जीत जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे टैलेंटेड था, ज़रूरी नहीं था कि वो सबसे शार्प था, ज़रूरी नहीं था कि वो सबसे एक्सपेंसिव या चीप था या कुछ भी और, वो सिर्फ अंत तक खड़ा रहा। तो सर्वाइवल इज़ द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सीडिंग। तो बहुत लंबा आंसर दे दिया, बट आंसर यही है। बट a question on this, Hanji. and I agree with what you're saying, but my 20s brain. Please, yes. Okay.
कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं लाइफ, तो वो क्या वुड यू अकाउंट दैट टू जस्ट लक? यस, इट्स मोस्टली लक. जब आप देखते हैं ना यार 19 साल में किसी ने उखाड़ लिया, 25 साल में लोग ना, मार्क ज़करबर्ग 27 साल में यंगेस्ट बिलियनर वगैरह वगैरह. You don't know what are the unexplained factors that set him up for that success, which so many people never had access to. Like Bill Gates की कहानी जब हम सुनते हैं, उसने खुद ही बोला है कि मैं एक ऐसे स्कूल गया जहां एक कंप्यूटर था. कितने स्कूल थे उस समय पे जहां बच्चों के पास कंप्यूटर था? उसके पूरे शहर में इकलौता स्कूल था. Exactly. How did that set him up? ऐसा तो नहीं है कि वो सारे बच्चे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स बन गए, नहीं. उसकी जिंदगी में कुछ और भी था जो सिर्फ उसी के लिए था, और कुछ और भी था जो सिर्फ उसी के लिए था, और कुछ और भी था कुछ इसी के लिए. तो फनल छोटा 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 होते हुए ऐसा रह गया कि शायद 2 बच्चे उसमें से निकले होंगे जिसमें से एक बिल गेट्स था. The chosen one. The chosen one, the lucked out ones. And फिर ऑफ कोर्स मेहनत है, शिद्दत है, परिश्रम है, वो सब है. लेकिन क्योंकि हम लक को मेजर नहीं कर सकते ना, तो हम उन चीज़ों को इतना डिसमिस कर देते हैं. एंड आई डोंट वांट टू डिसमिस इट एज सेइंग कि यार ये हासिल नहीं हो सकता, बिकॉज दैट्स अ डिफीटिस्ट अप्रोच. तो ये नहीं है कि जो अपने 20s में बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं उनसे हम कुछ सीख नहीं सकते. लेकिन ये भी उतना ही ज़रूरी है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी ज़िंदगी में शायद नहीं हो सकता और आप हासिल भी नहीं कर सकते. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी उस मकाम पे पहुंच नहीं पाएंगे. शायद वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इज नॉट द ट्रूथ. फेयर. बहुत टाइम लगेगा यार एक 20-year-old को ना ये सब, I totally agree. And I'm just staying true to what my feelings are. Like honestly, I can मतलब मैं पहले करता था कि I used to pretend to be like, yeah, I understand and this and that. And I can do the same thing right now. I can pretend to be wise and take all of it. And I'm like, no, I'm not like this at this point. Yeah, exactly. Maybe one day I'll understand. But my brain right now functions in that way. There has to be a hack which I will find out. And I also account 99% of whatever I'm doing and I've done is luck. 1% is me putting the effort. Agreed, and that happens with everyone's life. But I think that 1% has so much power that it can change a lot of things. नहीं, it's quite possible, yeah. बिल्कुल. But there's, according to you, there's no hack. That's coming back to. Yeah, that's the heartbreaking news that I give to people. मेरा वही काम है ना भाई, वो एजुकेटर का वही काम है. Like you will come in like, yeah, प्रो हैक है, हम साथ में जैम करके ला सकते हैं, तू सोचना इसके बारे में, करेंगे. I will like, देखो हैक नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, यही करना पड़ेगा तुम्हें. सब कुछ लिखा हुआ है. आई लव दिस अप्रोच गाइस. अगर आपको लग रहा है कि उम्मीद है और कल हम फोड़ देंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आओ साथ में फोड़ेंगे. अगर आपको लग रहा है आपने फोड़ने की कोशिश करी और होपलेस हो गए, तो प्लीज ये वाला चैनल है, ये आपको वापस ले आएंगे. अंकुर आपको वापस ट्रैक पे लेके आएंगे प्लीज. हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही जाएगा. बहुत ज्यादा लग रहा है कि अंकुर स्लो चल रहा है, आ जाओ. Exactly. This is good. I like this. Next time I'm going to say this to people. Yeah, that's right. That guys. I'll give you a very good example of this. Mm-hmm. You are, for people, a friend. I am a teacher. Here's the difference between a friend and a teacher. You are growing in life. तुम भी चीज़ें सीख रहे हो. तुम शायद कभी शादी करोगे, फिर शायद बच्चे होंगे. You will grow as a person. You will change as a person. एंड तुम्हारी ऑडियंस ना तुम्हारे साथ साथ चेंज होगी, और तुम ऑडियंस के साथ साथ चेंज होगे. तो तुम दोस्त के जैसे ना जिंदगी साथ में जियोगे. तो अभी पैसा ज़रूरी है, पैसे के बारे में, तो फिर रिश्तों के बारे में, फिर बच्चों के बारे में, फिर कुछ और. मैं एक टीचर हूँ, मैं उनका दोस्त नहीं बन सकता कभी. मैं उनको वही घिसा पिटा कॉन्टेंट बार बार बताता रहूँगा, क्योंकि मैं क्लास सिखा रहा हूँ, और वो क्लास बाय डिज़ाइन किसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी. एंड मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, जिस पॉइंट पे आपको मेरा कंटेंट रेपिटेटिव लगेगा, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय क्लास. प्लीज़ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीचर, और मैं किसी और
शिष्य को अपनी क्लास में लाऊंगा। मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। रणवीर आपका दोस्त बन सकता है, तन्मय बन सकता है, राज बन सकता है, क्योंकि वो हम उम्र है और वो साथ साथ आपके साथ बढ़ेंगे। कंटेंट भी बदलेगा। लाइक रणवीर का कंटेंट पहले क्या होता था, ये बाइसेप बना लो, ये सब कर ले, अब स्पिरिचुअलिटी, कल कुछ और हो जाएगा, वो होगा। योर्स वाज एंग्री यंग मैन, नाउ दिस लविंग ब्यूटीफुल, लाइक एग्जैक्टली। यू विल आल्सो मैच्योर as you grow in life, तो people will grow with you and you will grow with people. ये fundamental difference है. In content, I always say there are 3 roles. You can either be a friend or an entertainer or a teacher. And it is most important कि आप choose करेंगे इन 3 में से कौन सा रोल आपको अदा करना है। और फिर जब आप ये लॉन्ग टाइम तक करते रहोगे तो people will exactly because the चैलेंज बिकम्स कि लोग फ्रेंड से एंटरटेनर बन जाते हैं या फ्रेंड से टीचर बन जाते हैं या टीचर से फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चल सकता। सो आई से कंटेंट के 3 C's होते हैं। टॉक अबाउट द 3 C's ऑफ कंटेंट क्रिएशन। देयर इज कॉपी, क्यूरेट एंड क्रिएट। अर्ली ऑन यू शुड 60% कॉपी, 30% curate and only 10% create. And as you progress, this ratio should completely change. तो कॉपी का मतलब क्या है? मैं राज के पास जाऊंगा, उसका कंटेंट कंज्यूम करूंगा, अब इसको मैं अपने ढंग से कैसे बोल सकता हूँ, या व्हाट आई ऑफन डू, मैं इंग्लिश कंटेंट पिक करूंगा एंड उसको बोलूंगा कि मैं हिंदी जनता के लिए या देसी जनता के लिए कैसे बना सकता हूँ। सो दैट्स कॉपिंग। क्यूरेशन इज जो आप बहुत अच्छे से करते हैं कि यार मैंने 4 लोगों से या 4 किताबों से या 4 मूवीज से या 4 इससे ये इन्फॉर्मेशन गैदर करी है आपके लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में आप ये सब सीख नहीं सकते, मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्रिएट इज मेरी जिंदगी में ना ये हुआ है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये अनुभव किया है। वो सबसे मुश्किल होता है, इसलिए उसको सबसे कम करना चाहिए शुरू में एंड ज्यादातर अपना कॉपी और क्यूरेट में फोकस करना चाहिए। सो अ लॉट ऑफ द पैरालिसिस दैट हैपेंस विद अर्ली क्रिएटर्स इज, यार हम कहाँ से क्रिएट करेंगे यार, हमारे पास कहाँ से आएगा कंटेंट। मतलब ब्रो कंटेंट की तो कमी ही नहीं है दुनिया में, आपको कॉपी करना है और बिल्कुल विदाउट शेम कॉपी करना है एंड यू हैव टू ऐड योर ओन फ्लेवर। आपको क्यूरेट करना है बिकॉज पीपल लव दैट एफर्ट यू पुट इन टू गैदर थिंग। बहुत कम आप क्रिएट करिए एंड जैसे जैसे थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस बनेगा, एक्सपर्टीज बनेगा, आप इस रेशियो को टिल्ट करते रहिए। I love it. I love this, and I have a similar version of doing the content in the same way. So I call it learn, teach, and then opinionate. Okay, so it's like कि मैंने मान लो अंकुर और अंकुर जैसे और 10 लोगों के साथ पॉडकास्ट बनाया, उन लोगों से सीखा, तो जो उन्होंने बोला वो एज इट इज मैंने बना दिया, और तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो ये इनसे सीख लिया। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये अंकुर वाली बात ना ये सही थी और ये नहीं। सो देन आई एम एडिंग माई ओन फ्लेवर कि ओके मे बी क्यों ऐसा लगा, देन उसका मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ कि ओके यार मैंने ये अप्लाई करके देखा। फॉर एग्जाम्पल इट्स टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, मेरे को नहीं जमा, मेरी लाइफ में तो नहीं सही हो पाया, मे बी मैं कुछ फंडामेंटल मिस कर रहा हूँ या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है ऑर्गेनाइज करो, नहीं लगता, ये मेरा ओपिनियन है। राइट, सो देन आई थिंक देन यू स्टार्ट बिल्डिंग मोर like a better community also. Because people are waiting for your opinion कि okay चलो तुमने सीखा content सबसे, अब ये बताओ तुमने क्या किया, तुमने अप्लाई किया कि हमें बता रहे हो। Exactly. Like you're telling, you're learning from this. Yes. Okay, last 2-3 topics we'll touch, क्योंकि हम लोग content creation की बात कर रहे थे, right? And ज्ञान की बात कर रहे थे, advices की बात कर रहे थे, right? So I have a very interesting question. Recently SEBI did this, where now अब आप एडवाइजरी कंटेंट नहीं बनाते, एडवाइजरी तो पहले भी नहीं बना सकते थे, बट मिलियन से ज़्यादा अगर फॉलोअर्स हैं, इफ़ यू आर टैग्ड एज इन्फ्लुएंसर देन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, विच यू गॉट अ प्रीटी एविडेंट टैग ऑफ इन्फ्लुएंसर, राइट? मैं तो कभी उस जोन में था नहीं, मुझे इन्फ्लुएंसर टैग मिला नहीं, मैंने आई वॉज वेरी हैप्पी दैट वे कि चलो अच्छी बात है, बिकॉज मैं बीच में थोड़ा बहुत बनाया था कंटेंट ऑन फाइनेंस एंड स्टफ, बट इट वाज आल्सो वेरी पर्सनल जर्नी टाइप, not a hardcore content like you make or Sharan makes, right? Or Rachna makes. Do you think it affects you now? It never did and नहीं, still but doesn't. अब जैसे सेबी ने ये करा, तो अब कंटेंट स्ट्रेटजी पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो 2 or 3 थिंग्स, एक तो मैंने ज़्यादा चेस कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा
आय रख रहे हैं और फिर लोग बोलेंगे कि आप ये एडवाइजरी कंटेंट बना सकते हो नहीं बना सकते whatever. तो एडवाइजरी कंटेंट मेरा कभी था ही नहीं. इट वाज नेवर अबाउट कि आप ये स्टॉक खरीद लो या ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, क्योंकि मैं खुद ही इसके बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो फिर मैं कभी इसके बारे में बात भी नहीं करता था. म्यूचुअल फंड्स की तो बातें करते हो. द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यस, बिकॉज आई एम नॉट एंडोर्सिंग अ ब्रांड. मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. तो सेबी का गाइडलाइन बहुत क्लियर है कि आप किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर सकते एंड आप किसी को पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है एज अ प्रोडक्ट वो नहीं बता सकते व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट. तो आप ये नहीं बोल सकते HDFC खरीदो, SBI खरीदो. आप ये नहीं बोल सकते ज़ीरोधा पे जाओ, ग्रो पे जाओ. तो अब आप फिनटेक ब्रांड्स प्रमोट नहीं कर सकते. तो फिनटेक ब्रांड्स वैसे भी हमने बहुत कम कर दिए थे, पर हाँ अब कायदे से नहीं हो सकता. So for example, let's say एक small case है, हाँ, right? Because I'm talking about that. That's one of the safest, let's say, fintech company to promote, fintech startup to promote, right? क्योंकि वो बहुत personalized है, small case है, उसमें themes में डालो, बढ़िया है, great है. exactly. मुझे लगता है कि रूरल इंडिया बढ़ता है तो मैं तो डाल रहा हूँ, तुम देख लो. You can slide by it, right? तो आप स्मॉल केस प्रमोट नहीं कर सकते. स्मॉल केस एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं, बट स्मॉल केस फ्रॉम सम अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट यस. क्योंकि जैसे एक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स डज नॉट कम अंडर सेबी रेगुलेशन, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है. वो एक डिफरेंट एसेट क्लास है क्योंकि वो लोन्स इंडस्ट्री में आता है. तो वो अगर स्मॉल केस लॉन्च करता है जो उन्होंने किया है, कायदे से मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ. अच्छा, अब वो बास्केट प्रमोट नहीं कर सकते. वो बास्केट नहीं प्रमोट कर सकते, राइट. तो ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये स्मॉल केस, मिडिल क्लास स्मॉल केस ले लो, या ये जो भी आपका ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है वो ले लो. ये सब अभी भी हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट बोल रहे हैं. Exactly. तो ये सब चीज़ें नहीं, मतलब ये कर सकते हैं, बट बहुत ग्रे लाइन है बिकॉज इट्स स्टिल अ एडवाइजरी पेपर. इट हैज नॉट कम आउट एज अ रेगुलेशन एज येट. गॉट इट. तो बट आई स्टे क्लियर ऑफ दिस क्योंकि बहुत क्लैरिटी है कि कंटेंट से पैसा कमाना कभी ऑब्जेक्टिव था ही नहीं. ऑब्जेक्टिव हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करना था एंड द मेन फोकस इज वेब वेदा एंड एजुकेशन. तो उसी पे सारा फोकस है एंड वहीं सारा गेम भी है. ओके, सो यू आर नॉट कंसर्न्ड मच अबाउट इट. आवर बिजनेस स्ट्रीम इज वेरी क्लियर. हमारा डोमिनेंट nearly 70 to 75% of our content revenue comes from corporate talks and my time in such events and वगैरह, which I really like doing much as Lou है कि public speaking मुझे बहुत पसंद है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि companies में जाके, colleges में जाके वो सब बात करना, ये सब लोगों से interact करना, and I get paid very handsomely for that, so that makes up for a lot of that money. Brand endorsements were always low एंड वो कुछ गिने चुने ब्रांड ही थे जिनके साथ मैं पर्सनली भी काम करता था एज अ कस्टमर, तो उन्हीं को एंडोर्स भी करता था. पर अगर वो चला भी गया तो दैट वाज परफेक्टली फाइन. तो अभी भी मैं उनके बारे में बात करता हूँ वैसे, लेकिन अब ना ऑलमोस्ट खुल के बात करता हूँ. केवल लाइक यार मैंने स्मॉल केस लिया हुआ है, मैंने ये IND मनी लिया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है. वो सारे ब्रांड्स जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली एज अ कस्टमर, उन सब के बारे में वैसे भी बात करता हूँ, लेकिन अब डर के बिना करता हूँ. अच्छा, हाँ, क्योंकि अब पैसे है ही नहीं, कुछ मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं है. फेयर. एंड सो यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट Personally, I'm not. क्योंकि ये मेरा गेम नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है. 75% of your money comes from corporate talk. Yeah. How much do you charge for a corporate talk? 9 lakhs per hour. 9 lakhs per hour. Yes. That's a pretty handsome amount. Yeah. That's in fact that's one of the I would think that's one of the highest in the country for keynotes for a non-presidential person. Non-celeb. Celebs are crazy. But that's for them it's an like, appearance fee, not a exactly. education fee, not a talk, exactly. inspiration. Like, this will be a talk. Like it will be मैं 1 घंटा बोलता हूँ. तो I want to talk about, because you talk a lot about money. So more than money, I want to talk about hustle culture. Sure. Okay. So and money, I'll touch it in this building wealth वाला sort. आप चलाते हो कंपनी जहां पर सब रिमोट है, आपको लोग चाहिए नहीं. एक रूम में रहते हो, एक रूम में पूरी दुनिया ऑपरेट होती है अभी. करेक्ट. और पूरी टीम ऐसे जैसे बात करती है, सब जूम कॉल पे चलता है. रिमोट वर्क मैं नहीं कर सकता. मुझसे हो ही नहीं सकता. ओके, टेल मी नाउ 3 थिंग्स जो बहुत अनयूजुअल है
आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में? क्योंकि वो रिमोट वाले लोग ढूंढना है। ये तो मैं इस पे एक अलग से 3 घंटे का पॉडकास्ट कर सकता हूँ। तीन बताओ हाईलाइट चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़, हम आपका लिंक्डइन पूरा करियर इसमें बना है। हम हर एक एप्लीकेंट को सबसे पहले एक सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस भेजते हैं जिनका उनके काम से कुछ लेना देना नहीं है, वो इंसान कैसे हैं उसका लेना देना। तो ये 20 सवालों के थोड़े एग्जाम्पल कि व्हाट्स द वर्स्ट थिंग अबाउट यू, आपके बारे में सबसे बुरी चीज़ क्या है। पिक बिटवीन स्पीड एंड परफेक्शन, पिक बिटवीन मनी एंड पावर। 5 जो आपके सेंसेस हैं उसमें से अगर आपका एक सेंस चला जाएगा तो आप कौन से सेंस के बिना रह सकते हैं एंड क्यों। गुस्सा कितना आता है, कब कब आता है, इम्पेशेंट कब होते हो, क्यों होते हो। ऐसे सवाल है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। फिर हम उनको 2 इमोशनल टेस्ट भेजते हैं। पहला इमोशनल टेस्ट है कि आप इमोशनली कितने डिसरेगुलेटेड या रेगुलेटेड हो। मुझे इमोशनली डिसरेगुलेटेड पीपल्स के साथ काम करना आता ही नहीं है। डिसरेगुलेटेड मतलब उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता नहीं है। कि गुस्सा हो गए तो अब तो कंट्रोल के बाहर गुस्सा, कंट्रोल के बाहर, खुश हो गए तो कंट्रोल के बाहर खुश, काम पे बहुत अफेक्ट कर जाएगा। दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल, राइट। तो दे डोंट नो हाउ टू रेगुलेट देयर इमोशंस। दूसरा है अटैचमेंट स्टाइल। हर एक इंसान का एक अटैचमेंट स्टाइल होता है, बेसिस की उनकी बचपन में उनके माँ बाप से या उनके केयर टेकर से या केयर गिवर से उनको कैसा प्यार मिला, किस ढंग से मिला। तो सिक्योर, अवॉइडेंट, डिसमिसिव, एंक्शियस। तो हम सिर्फ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स को ही चूज़ करते हैं। ये है हमारा पहला फिल्टर। इसी से बहुत लोग छट जाते हैं। फिर आता है दूसरा, हम उनको एक टास्क देते हैं। ये टास्क उस पे नहीं होता कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है, उस पे होता है कि आप अगर इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो क्या करना होगा। तो ये 1 या 2 हफ्ते का लंबा चौड़ा टास्क होता है। तो उससे भी कुछ लोग छट जाते हैं। फिर हम पहली बार उनका रेज्यूमे देखते हैं। उससे पहले हमने उनके नाम के बियॉन्ड कुछ नहीं देखा होता है। ना किसी ने उनसे बात करी होती है, ना हमने उनको चेज करने की कोशिश करी होती है। सब कुछ ईमेल पे होता है। तो आधे लोग तो करते ही नहीं होंगे। आधे लोग करते ही नहीं है, हम उनको चेज भी नहीं करते। मतलब प्लीज़, दैट्स परफेक्टली फाइन। आपकी चॉइस, आपकी ज़िंदगी, आपका करियर। जो लोग इन सारी 2 प्रोसेस के बाद रहते हैं उनके साथ हम 1-on-1 करते हैं। यूजुअली अराउंड 5 to 7% पीपल मेक इट टू द 1-on-1। उसमें से हम यूजुअली 20% सेलेक्ट करते हैं। तो मतलब 1% सिलेक्शन रेट है हमारा। ये हमारा पूरा हायरिंग प्रोसेस है। स्लो है बट बहुत बहुत कॉन्शियस है। एंड इसी के चलते आई नो दैट आई विल पिक पीपल जो फितरत में मैच करते हैं, जो वैल्यू सिस्टम में मैच करते हैं, जिनका टेम्परामेंट, जिनका एम्बिशन, जिनका स्टाइल ऑफ वर्किंग बहुत सिमिलर है। एंड इट डजेंट मैटर कि वो किस उम्र के हैं, डजेंट मैटर कि उन्होंने कॉलेज किया है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। एंड ऑफ कोर्स डजेंट मैटर कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, नन ऑफ दैट। एंड दैट इज़ हाउ वी गो थ्रू आवर हायरिंग। बहुत बहुत अलग है। एंड ये मैं पिछले 10 साल से करता आ रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना। ये ग्रुप ऑन नियरबाय से इम्प्लीमेंट किया था। 2013 वॉज व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड। 11 साल हो चुके हैं ये करते हुए। And I have gamed this process to the extent I can conclusively say कि मैं इस देश में handful of top recruiters हूँ when it comes to recruiting the right kind of people with the right judgment. I very rarely go wrong with hiring. क्योंकि I never hire in doubt. कोई शक को explain भी नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या आपको इस इंसान पे शक है? या कुछ है जो फिट नहीं हो रहा है, कुछ है जो वाइब चेक नहीं आ रही है। हाँ यार, समझा पाओगे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजेक्ट। सोचना ही नहीं है, लोड ही नहीं लेना है। एंड दैट इज़ वाई ऑफ कोर्स इट ऑल्सो हेल्प्स कि हमारी बहुत छोटी टीम है। वी आर नॉट वेरी रश्ड। हमारा कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी फेक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट वो नहीं है, करना ही नहीं है, किसी को आंसर ही नहीं करना है। कोई वीसी तो है नहीं, सब कुछ अपना ही है, अपना ही चलाया हुआ है, सब कुछ अपने ही टर्म्स पे है। सो वाइल्डली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिड इन द लास्ट 10 years that I learned it the hard way and उसी पे फिर implement किया। Okay, last thing, what's your problem with hustle culture? क्या प्रॉब्लम है हसल कल्चर से? ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नहीं यार, मेरे को हसल कल्चर से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि आप ये नहीं रियलाइज़ करते कि
आप विलिंगली उस कल्चर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं. आपको ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि जो हसल कल्चर का पार्ट नहीं होगा वो जिंदगी में हार जाएगा, विच इज नॉट ट्रू. ट्रू, एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. लेकिन द एंटायर वर्ल्ड इज डिजाइंड कि ब्रो अगर तू हसल कल्चर का पार्ट नहीं है तो तू साइड हो जा, कुछ नहीं हो पाएगा तेरा लाइफ में, क्योंकि दो ही चॉइसेस हैं, या तो हसल कल्चर का पार्ट बन के सक्सीड करो या फेलियर बनाओ. दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत लोग बिल्ट ही नहीं है हसल कल्चर को सस्टेन कर पाने के लिए. नहीं है लोगों में वो मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी नहीं है. एंड पीपल देन जस्ट ब्रेक नॉट जस्ट इन द मोमेंट, दे शैटर. एंड फिर वो कभी अपने आप को गैदर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है शिट, वही एक चीज़ जो हमें पता थी वुड लीड टू सक्सेस हम नहीं कर पाए, तो अब तो हम परपेचुअल फेलियर हैं, अब हमारी जिंदगी में कोई होप नहीं रही है. एंड दे आर द वंस हु देन suffer all through life, because then they settle for toxic jobs, toxic relationships, believing that they are not good enough to get what they deserve. एक बहुत खूबसूरत लाइन थी, perks of being a wallflower. You accept the love that you think you deserve. You accept the love that you think you deserve. And what that means is कि हम हमेशा वही प्यार कबूल करते हैं जो हमें लगता है हम जिसके काबिल हैं, जिसके लायक हैं. तो जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सेप्ट करते हैं ना, आपको कहीं लगता है कि आप उससे अच्छा कर ही नहीं सकते, आपको उससे अच्छा मिल ही नहीं सकता है, आप उतने अच्छे हैं ही नहीं कि आपके लिए कोई इस इंसान से अच्छा इंसान बना है. एंड वो तभी होता है जब आप खुद पे ही भरोसा छोड़ चुके हैं, उठा चुके हैं. और वो क्यों होता है? क्योंकि आप ज़िंदगी में हार गए हैं, या लोग आपको बोलते रहे कि आप हार चुके हैं, लोग आपको बोलते रहे कि आप सही नहीं कर पाएंगे. तो वही मेरा एंगस्ट है हसल कल्चर का, कि वो सिर्फ एक ही पाथ नहीं है. इट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट इट डजंट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड यू विल स्टिल मेक इट इन लाइफ. फेयर, आई अग्री टू दिस. आई वांटेड टू नो, बिकॉज मुझे बड़ा हासिल करने में मजा आता है. एंड दिखता है मैं एंड यू गुड विद इट, राइट? ऐसा लगता है कि यू आर मेड फॉर इट, दैट इट इज नेचुरल टू यू. तो यू आर नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स. एग्जैक्टली, लाइक मेरा भी 20 ईयर का ही होराइजन है, 30 ईयर का, 50. आई थिंक अबाउट कि ओके इन अ डेकेड मैं क्या करने वाला हूँ, और टाइमलाइन की मुझे कोई उस चीज़ में जल्दी नहीं है, राइट? बट बिकॉज आई एम डिजाइन दिस वे कि मैं हर साल ऐसे करता हूँ कि मेरी पिछले 10 साल की मेहनत इसमें लग जाए मुझे. आई वांट टू गो एवरी ईयर. आई से दिस दैट, हैव यू हर्ड दैट इट्स टिल डे वन? आई लिव बाय दैट. आई एम लाइक टुडे आई वांट टू वर्क वे मोर देन लास्ट ईयर. This year, this new year, I will say that I want to work way more than last 10 years. To me, that drives me. And I'm designed that when if I'm not doing that, I don't like it. It's just, I don't know how I'm built this way. And I don't say this to anyone else. With people who are working with me, all the people, everybody, they know when they say that, hey, मैं अपने friend की wedding attend कर रहा हूँ. I'm like, yeah, chill. I won't text them. I will wait for them to come back and do it. It's not that you have to hustle with me. No, I know what you do. So that all is there. Respecting everybody. And I know not everybody is built for it. Not everybody is designed for this, right? In fact, the one test which I do every 4 to 6 months in the organization with the people who are working, in some form or way, I ask people, not me directly, but some of the other team member will ask a team member, okay, do you want to, next 6 months, do you want to hustle? Right? Or you want to take it easy? So that we are clear. Nice. This has nothing to do with your growth or you as a person or your capabilities. But this has everything to do with, we know what kind of role to give you for next 6 months. Correct. And it can keep changing because I know that I am perpetually this crack person who wants to hustle 24/7. Not everybody will be. And there are people in the org who are bigger hustlers than me. I see them working late than me also, and they're like, this is life. So to me, that is very fascinating. Ki
yeah, मतलब तुम, I think you attract same kind of people. Yeah, you do attract, like if you're this very hustle 24/7 on kind of person, and you're just driven so much that you want to achieve things and change the world kind of thing, because you're in your own illusion and you want to do it, you attract those people and you keep doing it. So टाइमलाइन का प्रॉब्लम नहीं है, 10 साल 20 साल 50 साल का प्रॉब्लम नहीं है. ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि दूसरे क्यों नहीं कर रहे हैं और तुम लूजर हो, नहीं हो, कुछ नहीं. इट्स जस्ट मैं डिजाइंड ऐसा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मुझे लोग बोल रहे हैं कि यार तू गलत कर रहा है. क्यों गलत कर रहा हूँ? लाइक बिकॉज इफ यू लुक एट इंटरनेट, द मोमेंट यू टेल पीपल दैट you want to work 18 hours, you want to work 20 hours, they shat on you. Yeah. मतलब तुम्हें, you know, we saw that with Narayan Murthy. बेचारा ऐसे फंसे. What happened, right? It happened with me once, then happened with Shantanu, happened with like multiple people. And I'm like, यार उन्हें वही तरीका आता है, तो बोल रहे हैं कि उन जैसे उन्होंने वो सक्सेसफुल बने. हाँ, करेक्ट. तो उसके हिसाब से अगर हर किसी को उनके जितना सक्सेसफुल बनना है तो ये करना पड़ेगा. That is the price. Correct. That you have to pay according to him. There can be people जो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और वो सिर्फ 4 घंटा काम करते होंगे. Correct. There is possibility. Yeah. But that's according to him, and that's similarly according to me, and similarly according to Ankur. There. So I think people should respect that. And at the same time, I think you have a very fair point where people start feeling that अगर हम हसल नहीं कर रहे हैं तो हम क्या लूजर हैं क्या लाइफ में. So I go with that saying that okay, मैं हसल कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैं इसी से जीतूंगा क्योंकि मुझे मज़ा इसमें ही आता है. अगर तुम्हें मज़ा आता है तो तुम करते जाओ, क्योंकि ये मुझे समझ में आ गया कि जिस चीज़ में मज़ा आएगा उसी से जीतोगे. True. That is just so. Like there is no right or wrong way. There is no Bezos still day one or Elon Musk get obsessed way or Warren Buffett. Like, there are multiple ways. हर कोई बना है. वॉरेन बफेट नहीं करता इतना काम, चिल करता है वो. राइट. वो रिस्पेक्ट करता है लोगों की. स्टीव जॉब्स वो गालियाँ देता है और दिन भर काम करता है. तो स्टीव जॉब्स वे भी है, वॉरेन बफेट वे भी है. यू डिसाइड इफ यू आर एंजॉइंग वन वे, यू शुड just choose that way and keep doing it. That is the absolute ultimate game. Lovely. Well, it's never ending with you. I didn't even open this, and my incident with you was you inspired me and motivated me to do something which I've never shared in public ever. I would love to know. So I don't watch much of your content on YouTube because I'm not a YouTube consumer. Okay, I'm a very podcast sort of consumer. YouTube पे podcast देखूंगा और Instagram में watch your content. Okay, so reels वगैरह stuff. None of that inspired me. As much as I met you in a hotel in Delhi. Yes. For 2 minutes. Yeah, I remember that. You were there. It was night, I think. Yeah, you'd come from shooting some podcast at the North Vlog or South Vlog or something. I remember. Yes, like I remember. 11, 12. शाम हो रही थी, रात हो रही, बड़े बारे में. I was there. And I met you. 1 second के लिए मैं पहचान नहीं पाया. Okay. Because I got down and you were so goddamn fit. To me, that blew my mind. And you've told this enough on public platforms. I think you're in your 40s and you were like, you look like this guy who has like 6 abs and stuff. मेरी फट गई. भाई, like this is what I am not as fit as him in my 20s, and this guy is. So that inspired me a lot, and I started doing so much consciously for health. That is because so many people. So because it was on my head already कि मुझे health करना है, but I saw you. That was the day I started calling doctors on my podcast. Wow. I started getting people on my and if you'll see, I remember this was Nitin Gadkari's episode. Yeah. Right, नितिन गडकरी वाले टाइम पे था. मैं उस टाइम आपके साथ था. बिल्कुल. एंड नितिन गडकरी जी के बाद इफ यू लुक माय पॉडकास्ट के 10-12 पॉडकास्ट के बाद से मेरे हेल्थ वाले पॉडकास्ट आते हैं. I can totally now relate to that. Wow, that is crazy. So you inspired me on that. That is crazy. I am so happy you shared the story, man. And that is so I've started taking care of my health after that. Is so like it shows. It really shows. Like you look like you're somebody who is conscious of your health and taking care of it. And इतने हसल में ये कर पाना ना बहुत मुश्किल होता है. So credit to you that you're doing it. Thank you so much for doing this. No, absolutely. Thank you, man. For inspiring and talking. I would love to have this again. Totally. Whenever you're here, I can talk to you on multiple things. We should totally Let's do data-driven kind of stuff. Okay, we should do that. ये हम डालते हैं podcast.
फिर इसकी बहुत सारे शॉर्ट्स क्लिप्स कटेंगे जो सबसे ज़्यादा चलेंगे, उन टॉपिक्स पे डीप उसमें डाउन घुस जाएंगे बस. ठीक है. Perfect. Done. Very Let's good. do that. That's the way to do Perfect. it. Thank you, man. Thank you. All the best. Thank you so much for watching this episode till the end. प्लीज़ मुझे बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या कमी लगी. आप मुझे फीडबैक दो, क्योंकि आप फीडबैक दोगे तो मैं इसे और बेहतर पॉडकास्ट बना पाऊँगा आपके लिए. लेट मी नो कि आप कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो देखना चाहते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं जिनको मैं अंडरस्टैंड करूं और आपके सामने लेके आऊं. कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताना. एंड बिफोर यू गो, शेयर दिस एपिसोड विथ वन पर्सन, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन कैन ब्रिंग अमेजिंग चेंज इन समवन्स लाइफ. एंड एक इंसान चेंज होगा तो वहाँ से कंट्री की ग्रोथ चेंज होना स्टार्ट होती है. Until next time, keep figuring out. Don't forget to subscribe this channel.